अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज हमारा MD CAT 2026 की सीरीज़ में जो हमने वन शॉट सीरीज़ शुरू की थी उसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अपना MCQs का जो सीरीज़ होगा उसको स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मैं आप लोगों को हर चैप्टर के हर टॉपिक के अलग अलग से MCQs की प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो आज का जो हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग PMDC ने हमें जो सिलेबस दिया है उसमें सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है ना, 3 मेजर टॉपिक हैं। अब हमने क्या करना है कि कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ठीक है ना, कि जो लाइफ है ना वो कैसे बनी अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, यानी कि अर्थ के ऊपर सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो किस तरह से बना, इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर, लामार्किज्म के ऊपर बात करेंगे कि लामार्क ने जो अपनी थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टर, वो क्या थी, क्या उसके पास्टुलेट थे वगैरह वगैरह, इसके ऊपर हम जो है वो डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा टॉपिक आता है दैट इज़ द डार्विनिज्म। ठीक है, अब डार्विन ने जो थ्योरी दी थी कौन सी, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना, ये क्या थी, क्या इसका जो हमारे पास पर्पस है वो क्या था, फिर इसने किस तरह के जो है वो जो एविडेंसेस हैं वो दिए थे कि जो एवोल्यूशन है वो हुआ है या नहीं हुआ। ये सारा कुछ जो है वो हम आज के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है वो MCQs आते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो वर्ड है ना एवोल्यूशन, ठीक है, इस एवोल्यूशन वर्ड का क्या मतलब है। अगर हम इस वर्ड को देखें ना एवोल्यूशन वर्ड को, तो ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ एक वर्ड है जिसका अगर हम यहाँ पर मीनिंग देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, अनफोल्डिंग। ठीक है ना, अब अनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी राज से पर्दा फाश होना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एवोल्यूशन को जर्नली देखें कि एवोल्यूशन है क्या बेसिकली, तो हम क्या कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द समथिंग। ठीक है ना, अब समथिंग की बात करें तो समथिंग में हमारे पास अर्थ भी हो सकती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता होने वाली जो चेंजेस होती है ना उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। बट अगर हम यहाँ पर एवोल्यूशन को बायोलॉजी की टर्म में देखें तो एवोल्यूशन क्या है, हम क्या कहते हैं कि इट इज़ द ग्रेजुअल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज, यानी कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज जो ऑर्गेनिज्म में हो और उन चेंज की वजह से फिर क्या बने, नई स्पीशीज बने। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज़ की, एवोल्यूशन ऑफ द बैक्टीरिया। किस चीज़ की, एवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ना, कहा जाता है कि बैक्टीरिया से इंसान की एवोल्यूशन हुई। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, अब अगर आप अपने अराउंड देखो ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो हमें ये सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं कि क्या ये क्रिएट किए गए हैं या एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व हुए मतलब क्या, कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनना, इसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्व होना। ठीक है ना, अब इस बात की वजह से हमारे पास दो कंसेप्ट आए। ठीक है ना, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना हमारे अराउंड, क्या ये जो है ये बने हैं या फिर ये एक दूसरे से ओरिजिनेट हुए हैं, इस बात की वजह से ना यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो कंसेप्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है ना, अब उनमें पहला जो हमारे पास था वो क्या है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। अब ये दोनों क्या थी, क्या क्या इनके पर्सपेक्टिव थे और इनके मानने वाले कौन कौन थे और इनके मानने वालों को क्या बोला जाता है, ये सबको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अच्छा, क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी चीज़ है ना उसका क्या होना, क्रिएट होना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि वो लोग जो सोचते थे ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्रिएट किया गया है। ठीक है ना, वो इस थ्योरी पर बिलीव करते थे। और ठीक है ना, अब ये थ्योरी क्या थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड सेपरेटली एंड परफेक्टली बाय डिवाइन फोर्स। वो क्या कहते थे कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ये जो है ये क्रिएट किए गए, और क्रिएट किसने किए हैं, डिवाइन फोर्स ने। यानी कि ये क्या करते थे, ये बिलीव रखते थे किसी गॉड के ऊपर। ठीक है, कि कोई गॉड है और उसने जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये बनाई हैं। और हमारे पास ये जो स्पेशल क्रिएशन को मानने वाले जो लोग थे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिएशनिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएशनिस्ट।
ठीक है, क्रिएशनिस्ट कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते थे कि किसी गॉड ने जो है वो क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते, तो इनमें हमारे पास पहला जो है वो क्या है, फादर सोरेस, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फादर सोरेस, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास था वो हमारे पास क्या है, कार्ल्स लीनियस, ठीक है। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे ना वो किसको मानते थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते थे। फिर आती है हमारे पास क्या चीज़, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या बोलती थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एंड न्यू स्पीशीज अरेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। अब हमारे पास क्या है कि ये थ्योरी क्या कहती थी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम अदर, यानी कि एक जानदार दूसरे से बना है, यानी जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है वो किसी और ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और वो लोग जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते थे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते थे एवोल्यूशनिस्ट, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते थे, ओहो, एवोल्यूशनिस्ट, ठीक है, उनको एवोल्यूशनिस्ट बोलते थे। और जो साइंटिस्ट इस थ्योरी के ऊपर बिलीव करते थे तो इनमें हमारे पास क्या है, आप एरिस्टोटल से लेकर, ठीक है ना, एरिस्टोटल से लेकर जो डार्विन है, ठीक है ना, यहाँ तक के जो साइंटिस्ट थे ना, ये सारे के सारे किसको मानते थे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते थे। तो अब आपको समझ आ चुकी है कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। दो थे हमारे पास, एक बिलीव करते थे स्पेशल क्रिएशन के ऊपर और दूसरा ये बोलते थे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से बना है, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है वो सवाल आता है, एमसीक्यू आता है, तो आप लोगों ने जो है वो इसको ध्यान से याद करना है। क्योंकि आप लोग अगर इस चैप्टर को देखो, आप लोगों को क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को थ्योरी मिलेगी, इसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट या फिर कंसेप्ट जो है वो कम ही मिलेगा, सिर्फ चंद एक टॉपिक के अंदर है, बाकी जो है वो सारा आप लोगों को थ्योरी ही करनी पड़ेगी एज इट इज़, जैसे बताया जा रहा है आप लोगों ने वैसे ही इसको जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट, यानी कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो कि एवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने काम किया और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ वन बाय वन करके देखते हैं। और मैं आपको कह रही हूँ कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है ये बार बार सवाल आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो पहला साइंटिस्ट है दैट इज़ द कार्ल्स लीनियस। अच्छा, अब कार्ल्स लीनियस ने जो है ना यहाँ पर क्या किया था, दो चीज़ें दी थी। एक तो उसने क्या किया था, बाइनोमियल सिस्टम, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को जो दो नाम देने वाला जो सिस्टम था ना वो इसी ने दिया था। और दूसरा ये बिलीव करता था किस चीज़ के ऊपर, डिवाइन क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। पीछे हम बात करके आ रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पेशल क्रिएशन को मानने वाले थे उनमें से एक हमारे पास कार्ल्स लीनियस भी था। ये क्या मानता था, डिवाइन क्रिएशन को मानता था कि गॉड ने जो है इन चीज़ों को क्रिएट किया है, ठीक है ना, ये खुद से नहीं बनी, किसी गॉड ने, किसी डिवाइन फोर्स ने जो है वो इसको जो है वो बनाया है, ठीक है। ये पहला हमारे पास साइंटिस्ट है। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़, लमार्क, ठीक है ना। अब लमार्क ने क्या किया था, लमार्क ने जो है ये यहाँ पर अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में उसने यहाँ पर दिया था यूज़ एंड डिसयूज़, ठीक है ना। उसने क्या कहा था कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होंगे वो ज़्यादा ग्रो करेंगे और जो यूज़ नहीं होंगे वो कम ग्रो करेंगे, ठीक है ना। और फिर हमारे पास क्या था कि यही जो हमारे पास उसके जो ऑर्गन है ना जिसको हम यूज़ और डिसयूज़ कर रहे हैं, फिर ये क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। फिर हमारे पास ये जो आइडिया था ना लमार्क का, ये रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इसने जो है वो अपनी एक बुक भी लिखी जिसको हम क्या कहते हैं, फिलोसफी ज़ूलॉजी कहते हैं। और इसने अपनी जो है क्या दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, थॉमस मैल्थस कहते हैं। अब क्या है, थॉमस मैल्थस ने क्या किया था, इसने जो है वो ऐसे दिया था किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो इसने अपना जो है वो ऐसे दिया था, इसको आपने जो है वो लाजमी करना है। अच्छा, अब ये क्या कहता था, ये कहता था कि जो पॉपुलेशन है ना, ठीक है ना, वो तेज़ी से बढ़ रही है।
अब कैसे? उसने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है और उसके मुकाबले में जो रिसोर्सेज है ना उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आइडिया किसने दिया था? थॉमस मेल्थस ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी जॉर्ज क्यूविर। इसने क्या किया था? इसने जो है वो साइंस ऑफ पेलेंटोलॉजी बताई थी और इसने किसके ऊपर बात की थी? अर्थ कैटास्ट्रोफिज्म के ऊपर बात की थी। अब यहाँ पर अर्थ कैटास्ट्रोफिज्म क्या है? यानी कि अर्थ के अंदर ना चेंज आ जाना। अब अर्थ के अंदर चेंज क्यों आता है? ड्यू टू एनी डिजास्टर, जैसे कि हमारे पास कोई फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इनकी वजह से अर्थ के अंदर जो चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं। तो ये भी किसने बताया था? जॉर्ज क्यूविर ने ही बताया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है दैट इज द चार्ल्स लाइल। अच्छा, इसने क्या किया था? प्रिंसिपल ऑफ द जियोलॉजी दिया था। ठीक है ना, जियोलॉजी हमारे पास क्या होता है? जियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, जियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ को हम यहाँ पर जो है वो जियोलॉजी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है जी चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, अब इसने क्या किया था? इसने वोएज ऑफ द बीगल किया था, यानी कि इसने क्या किया था? इसने जो है वो समंदरी सफ़र इसने किया था। फिर इसने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन दी थी। फिर इसने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम हमारे पास क्या है? ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। और इसने क्या किया था? डिसेंट ऑफ द मैन भी बताए थे, यानी कि इंसान के जो आबाओ अजदाद हैं ये भी बताए थे। कब बताए थे ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 1871 के अंदर जो है ये इसने डिसेंट ऑफ द मैन बताए थे। ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास ग्रीगोर मेंडल। ठीक है ना, अभी जो ग्रीगोर मेंडल है आप लोग सब जानते हो। ठीक है, मेंडल ने क्या किए थे? प्रिंसिपल ऑफ दी हेरिडिटी दिए थे। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़? रसल वैलस। अब ये जो रसल था ना, इसके जो आइडियाज़ थे या फिर जो डार्विन के आइडियाज़ थे अकॉर्डिंग टू दी एवोल्यूशन, ठीक है ना, वो मिलते जुलते थे। अब रसल ने जो है 1858 में मिलकर जो है ये क्या किया था? पब्लिकेशन की थी डार्विन के साथ। फिर इसने डार्विन को मोटिवेट किया कि आप अपनी बुक खुद लिखें। फिर डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने जो है वो 1859 में अपनी बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, ये ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज इसने कब लिखी थी? इसने लिखी थी 1859 के अंदर। ठीक है ना, तो 1859 के अंदर फिर डार्विन ने क्या किया था? अपनी बुक लिखी थी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है? रसल वैलेस ने क्या किया था? इंडिपेंडेंट कंसीव द आइडिया ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना, इसको जो आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था वो जो आया था, इसको इसने क्या किया था? को पब्लिश किया था विद डार्विन। कब? 1858 के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़? रसल वैलेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज द जेम्स हटन। ठीक है ना, इसने क्या दिए थी? थ्योरी ऑफ द यूनिफॉर्मेंटेरिज्म। ठीक है ना, अब ये क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो अर्थ है ना स्टार्ट में और तरह से थी और अब जो है अर्थ का स्ट्रक्चर देख लें तो ये और तरह का है, यानी कि अर्थ पहले सेम नहीं थी। ठीक है ना, यानी कि पहले की अर्थ और अब की अर्थ ये जो है ये सेम नहीं थी। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मेंटेरिज्म। और ये किसने बताई थी? ये बताई थी हमें जेम्स हटन ने। ठीक है ना, फिर हमारे पास क्या आता है? लाइन मार्गलस। ठीक है ना, इसने क्या दिया था? प्रपोज दी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कर लें। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूगो डिवरीज। ठीक है ना, इसने क्या किया था? इसने जो है ये ऐसे दिया था किस चीज़ के ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के प्रिंसिपल इसने जो है ये बताए थे। फिर आता है हमारे पास क्या चीज़? अर्नस्ट हैकल। ठीक है ना, अर्नस्ट हैकल ने क्या किया था? बायोजेनेटिक लॉ दिए थे जिसमें उसने क्या बताया था? जिसमें उसने ओंटोलॉजी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसकी एम्ब्रियोनिक लेवल पर जो है वो चेंजेस आती हैं। तो अगर देखें कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो एवोल्यूशनिस्ट थे वो ये कहते थे कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है, तो वो अब जैसा है ना ये वैसा पहले नहीं था। इसमें भी क्या आई हैं? चेंजेस आई हैं, यानी कि इसने एम्ब्रियोनिक लेवल की चेंजेस को क्या किया? एवोल्यूशन से जो है वो कंपाइल किया। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर जो चेंजेस आती हैं उसका मतलब क्या है? कि एवोल्यूशन हुआ है। किस में? इंसानों में। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म में जो है वो एवोल्यूशन हुआ है। फिर हमारे पास क्या आता है जी? ऑगस्ट वाइजमैन। इसने क्या किया था? जर्म प्लाज्म जो है ये थ्योरी दी थी। अब ये जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी ना, इसने जो है जर्म प्लाज्म थ्योरी में क्या दिया था? कि इसने बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टर, यानी कि वो करेक्टर जो ड्यूरिंग लाइफ में एक्वायर होते हैं ना वो फिर क्या होते हैं? वो
अगली जनरेशन में भी जाते हैं। ये जो आइडिया था ना, ये आइडिया जो था, ये जो थ्योरी थी जर्म प्लाज्म, ये रिजेक्ट हुई थी, ठीक है ना। अब ये जो रिजेक्ट हुई थी, इसको रिजेक्ट करने वाला कौन था? इसको रिजेक्ट करने वाला था लामार्क, ठीक है ना। अब लामार्क ने इसको कैसे रिजेक्ट किया था? इसने जो है, ये जो अगस्ट वाइजमैन था, ठीक है ना, इसी की थ्योरी का जो है उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि इसने क्या किया, माइस की टेल को काटा। लेकिन क्या था कि जब माइस रिप्रोड्यूस करता तो हर बार उसकी जनरेशन में वो टेल आ जाती, ठीक है ना। तो इसने बोला कि ये कैसे हो सकता है, अगर कोई एक्वायर करैक्टर हो तो अगली जनरेशन में भी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखो उसकी दुम काटी तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसकी जो टेल है वो ना होती, लेकिन वो हर बार आ रही थी। सो दैट्स वाई ये जो थ्योरी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी अगस्त की, ये क्या हुई, ये रिजेक्ट हुई। फिर हमारे पास आता है जी एरिस्टोटल। इसने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी लाइफ जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से भी बन जाती है, ठीक है ना। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इस थ्योरी को जो है वो हम एक और नाम भी देते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, ए बायोजेनेसिस, ठीक है। ये इसके दो नाम हो गए, समझ आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है JBS। अच्छा, यहाँ पर एस जो है ये सेपरेट है, और फिर आगे हमारे पास क्या है, हेल्डेन। इसने कंट्रीब्यूट किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, किस चीज़ के थ्रू, मैथमेटिकली, ठीक है ना। और इसने क्या दिया था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स इसने जो है ये प्रोवाइड की थी। फिर हमारे पास क्या आता है, सिविल राइट। सिविल राइट ने क्या दिया था, इसने कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर उसने जो है वो बताए थे, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी अर्नस्ट मेयर। इसने क्या किया था, इसने स्पेशिएशन के ऊपर जो है वो बात की थी कि न्यू स्पीशीज किस तरह से बनती हैं, ये बताया था। और मॉडर्न सिंथेसिस भी इसी ने ही बताई थी। फिर हमारे पास क्या आता है, थियोडोरस डुबेंजे। इसने वर्क किया था ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, ठीक है ना। और इसने क्या किया था, इस वर्क को फिर लिंक किया था, ठीक है ना, लिंक जेनेटिक विद द एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया था, जो जेनेटिक्स थी ना उसको जो है इसने एवोल्यूशन के साथ लिंक किया था, ठीक है ना। तो ये जो है ये किसका काम है, थियोडोरस डुबेंजे का काम है। और इसने क्या किया था, और इसने 1937 में जो है इसने काम किया था किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज क्या है जी, ये बुक है किस चीज़ की, किसकी, उसकी डार्विन की। तो इसने जो है वो डार्विन की बुक पर भी काम किया था, और इसने फिर लिंक किया था जेनेटिक्स को विद द एवोल्यूशन थ्योरी। तो ये थे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो है ये यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो आप लोगों ने इस सवाल को जो है ये मिस नहीं करना, इसको डिटेल से करना, इसको यहाँ पर जो है ये एज इट इज़ याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट तो है नहीं, बस ये याद रखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़मीन पर लाइफ कैसे बनी और सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था। और ये सवाल जो है ना ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको डिटेल से और ध्यान से देखना है, जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो अर्थ है, ठीक है ना, उस पर लाइफ कैसे बनी और क्या क्या कुछ हुआ, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है ना, ये क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। इस एक्सप्लोजन के रिजल्ट में यहाँ पर क्या क्या बने, यहाँ पर हमारे पास जो है वो गैलेक्सीज बनी, ठीक है। इस गैलेक्सी से फिर क्या बने, इससे बने हमारे पास यहाँ पर सोलर सिस्टम, ठीक है ना। उन सोलर सिस्टम में फिर क्या प्रेजेंट थे, इन सोलर सिस्टम में यहाँ पर थे जी स्टार्स, और यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्स हैं उनके अराउंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, प्लैनेट प्रेजेंट थे, ठीक है ना। और ये प्लैनेट्स में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो है यहाँ पर अर्थ भी क्या था, प्रेजेंट था। तो हमारी अर्थ कैसे बनी, बिग बैंग एक्सप्लोजन से हमारी
जो अर्थ है ये बनी थी, ठीक है ना। जब अर्थ हमारा बना था ना, तो ये जो हमारे पास अर्थ है ना, ठीक है ना, सपोज करो ये हमारा अर्थ है, तो स्टार्ट में सारे का सारा इसके ऊपर क्या हुआ करता था, पानी हुआ करता था, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई छोटा सा सॉइल का जो पार्टिकल है ना वो भी आप लोगों को नहीं दिखता था। यहाँ पर स्टार्ट में क्या था, सारे का सारा जो है ये पानी था, और इसी पानी में फिर हमारे पास ये जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई। अब सुनो, जब स्टार्ट में हमारे पास अर्थ बनी थी तो कंडीशन हमारे पास क्या थी, जब ये अर्थ बनी थी ना, ठीक है ना, स्टार्ट की, ठीक है ना, स्टार्ट की हम बात करते हैं, तो स्टार्ट की अर्थ की जो हमारे पास जो कंडीशन थी ना, वो आप लोगों ने ध्यान से इनको जो है माइंड में रखना। यहाँ से भी जो है वो एमसीक्यूज आता है कि यहाँ पर हमारे पास जब अर्थ बनी थी ना, तो इसका जो टेम्परेचर था ना ये बहुत ज़्यादा हाई था। अब टेम्परेचर क्यों हाई था इसके ऊपर भी हम बात करते हैं अभी। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, ये भी क्या थी, ये बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर हमारे पास एक ओजोन लेयर जो होती है, ठीक है ना, क्या होती है, ओजोन लेयर, ये भी हमारे पास उस वक्त नहीं थी जब अर्थ जो है ये स्टार्ट में बनी थी। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी लाइफ नहीं थी जब अर्थ स्टार्ट में बनी थी। अब फिर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ओजोन लेयर नहीं थी, ठीक है ना, ओजोन लेयर के ना होने से हमारे पास ये जो सनलाइट है ना, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें जो सनलाइट है, तो जो सनलाइट थी ना ये डायरेक्ट हमारे पास अर्थ के ऊपर ये जो है ये पड़ रही थी, जिससे क्या था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। एक तो ये वजह थी टेम्परेचर की हाई होने की, दूसरा ये जो वाटर था ना इसमें क्या हो रहे थे, वोल्केनो इरप्शन हो रहे थे, और उससे बहुत ज़्यादा हीट जो है ये बाहर निकलती थी, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो अर्थ है ना, ठीक है ना, अर्थ में क्या बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है ना, क्या बनना स्टार्ट हुए, हाइड्रोथर्मल, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हुए, हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनना स्टार्ट हुए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक थ्योरी भी है कि जिसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, इस हाइड्रोथर्मल थ्योरी के अकॉर्डिंग के यहाँ पर जो लाइफ है वो क्या हुई, वो ओरिजिनेट हुई कहाँ पे, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, ठीक है। अब सवाल तो हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, ठीक है ना, ये जो बहुत ज़्यादा क्या है, ये गर्म है। अब ये गर्म है तो इन पर लाइफ कैसे बनी, ठीक है ना। अब जहाँ हमारे पास पानी में इरप्शन होती है वहाँ पर हमारे पास क्या था, अब ये अर्थ थी ना, ठीक है ना, अर्थ में क्या हो रही थी, यहाँ पर हमारे पास वोल्केनो इरप्शन हो रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हो रही थी तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन के रिजल्ट में क्या निकलती थी, यहाँ पर जो है गैसेस निकलती थी। और जहाँ पर ये वोल्केनो इरप्शन होता था ना, यहाँ पर ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब जो है ये लाइफ बनी। अब वो क्या था जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बना, तो अब मैं यहाँ पर जो है वो कलर चेंज कर लेती हूँ। तो क्या था कि हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना, क्या बना था, एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म बना था जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोबायोट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोबायोट कहते हैं। ये सबसे पहले बना था। और फिर प्रोबायोट क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये कन्वर्ट हो गया आर्की बैक्टीरिया के अंदर। किस चीज़ के अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर ये जो है ये कन्वर्ट हो गया। और आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जिसके पास ये एबिलिटी थी कि ये उस वक्त भी सर्वाइव कर सकता था, उस वक्त का जो हॉट टेम्परेचर था ना उसमें भी रह सकता था। अब इसके पास एबिलिटी थी कि ये 120 सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है ये बर्दाश्त कर सकता था, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, ये अपना खुद का कुछ नहीं बना सकता था। मतलब क्या था कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, ये क्या था, ये हेट्रोट्रॉफ्स था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये हेट्रोट्रॉफ्स थे, अगर ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते थे तो ये किस तरह से ज़िंदा रहते थे, यानी कि इनको फूड कहाँ से मिलता था। अब देखो कि जब हमारे पास यहाँ पर अर्थ बनी थी ना, ठीक है, कैसे बनी थी, बिग बैंग एक्सप्लोजन से बनी थी। जब अर्थ बनी थी तो उस वक्त यहाँ पर क्या बन चुके थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन चुके थे। क्या बन चुके थे जी, ऑर्गेनिक
कंपाउंड भी यहाँ पर जो है ये बन चुके थे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है ना, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते थे, ये यूज़ करते थे और फिर ये ग्रो करते गए, इतना ग्रो किए कि जो अर्थ पर जितना भी हमारे पास उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड था ना, वो सारे का सारा क्या हो गया, वो सारे का सारा फिनिश हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आर्की बैक्टीरिया किस तरह से जिंदा रहे। आर्की बैक्टीरिया ने खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दी, मेहनत करना स्टार्ट कर दी। तो इनमें से हमारे पास जो ज़्यादा मेहनती हमारे पास आर्की बैक्टीरिया थे ना, वो हेट्रो से किस में कन्वर्ट हो गए, वो ऑटोट्रॉफ में जो है ये क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, ऑटोट्रॉफ के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना। अब ये जो बैक्टीरिया कन्वर्ट हुए ना हेटरोट्रॉफ से कहाँ पर, ऑटोट्रॉफ में। ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे ना, बेसिकली ये कैसे थे, ये हमारे पास कीमोसिंथेटिक थे। ठीक है ना। अब कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो केमिकल की ऑक्सीडेशन से क्या करते थे, एनर्जी को बनाते थे। अब इनमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि हमारे पास क्या है जी, आयरन। ठीक है ना, आयरन बैक्टीरिया जो कि आयरन की ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है वो एनर्जी बनाता था। और दूसरा हमारे पास क्या था, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, वो दूसरा क्या था हमारे पास, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो दो बैक्टीरिया थे वो क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा, अब ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ना, ये लाखों हजारों सालों तक रहे। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ना, ये इतनी एनर्जी नहीं बना रहे थे, ये इनफ एनर्जी नहीं थी कि ये उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। ठीक है, उन्हें क्या था, ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। तो ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए फिर हमारे पास ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, या ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, फिर ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। किस में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये जो है ये क्या हो गए, ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना। जिनको आज हम, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को आज हम किन नाम से पुकारते हैं, इसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये तकरीबन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने थे 2.5 बिलियन ईयर अगो, ये जो है ये बने थे। फिर ये क्या यूज़ करते थे, ये यहाँ पर हमारे पास ये यूज़ करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को और यूज़ करते थे वाटर को। वाटर तो हमारे पास उस वक्त फ्रीली अवेलेबल था क्योंकि सॉइल था ही नहीं। ठीक है, और गैसेस थी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, यहाँ पर जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था और यहाँ पर इसके रिजल्ट में फिर बाद में जो है वोल्केनो इरेप्शन होती थी, तो वहाँ पर गैसेस रिलीज होती थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेते थे और वाटर को जो है वो इन्वायरमेंट से लेते थे, और इसके रिजल्ट में वो क्या बनाते थे, वो ग्लूकोज बनाते थे और ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। जब उन्होंने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट किया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अर्थ की कंडीशन थी ना, वहाँ पर चेंजेस आना स्टार्ट हुए। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि स्टार्ट की जो हमारे पास अर्थ की कंडीशन थी वो यहाँ पर ये थी कि वहाँ पर क्या था कि टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा था, ओजोन नहीं था और कोई लाइफ नहीं थी। तो जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आए तो हमारे पास क्या था कि जो अर्थ की कंडीशन थी वो क्या हुई, वो चेंज हुई। अब अर्थ की कंडीशन क्या थी, अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा कि जो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट में बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, वो टेम्परेचर क्या हुआ, वो टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा थी वो भी हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई। और ओजोन लेयर नहीं थी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ओजोन लेयर भी यहाँ पर जो है वो बनी। ठीक है ना। और हमारे पास क्या था कि ओजोन लेयर जब बनी तो हमारे पास जो लाइफ थी ये भी क्या हुई, ये भी ओरिजिनेट हुई। और ओजोन लेयर की वजह से हमारे पास क्या था, ये जो टेम्परेचर था ना ये भी क्या हुआ, कम हुआ। क्यों टेम्परेचर कम हुआ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखो स्टार्ट में ओजोन लेयर के ना होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी इस अर्थ के ऊपर और टेम्परेचर बढ़ रहा था जिससे वोल्केनो इरप्शन हो रही थी। लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन बनती चली गई तो ओजोन लेयर ने बनना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि ये जो सनलाइट थी वो फिल्टर होकर आती, वोल्केनो इरप्शन कम हुए, टेम्परेचर कम हुआ अर्थ के ऊपर। फिर क्या हुआ कि हमारे पास लाइफ ओरिजिनेट होने लगी। ठीक है ना। और इससे अर्थ पर हमारे पास दूसरी लाइफ को भी इवॉल्व होने का मौका मिला। तो अगर देखा जाए, अगर ये हमारे पास ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, ये अगर इवॉल्व ना हुए होते तो आज लाइफ पॉसिबल ना होती अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन।
ठीक है ना। और जब हमारे पास ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने, फिर हुई हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन, और फिर प्रोकैरियोट से फिर हमारे पास क्या बने थे, यूकैरियोट बने थे। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, ओरिजिन ऑफ लाइफ के स्टार्ट में हमारे पास अर्थ क्या थी, हमारे पास पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा बना था, फिर उसकी किस तरह से एवोल्यूशन हुई, और होते होते फिर हमारे पास क्या हुई, लाइफ ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है कि ये तो हमने देख लिया कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई और अर्थ के ऊपर पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था। अब हमने देखना है कि हमारे पास प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने। ठीक है ना, कैसे बने। अब ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन हम करते हैं दो थ्योरीज से। एक हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, एंड द सेकंड वन इज द एंडोसिम्बायोट थ्योरी। ठीक है, इसको हम ये जो है वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। अच्छा, इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का अंदर की तरफ क्या करना, मुड़ जाना। अब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या थी कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेजिनेट, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन थी ना प्रोकैरियोट की, वो इन्वेजिनेट हो जाती थी, और इससे ये क्या कर लेती थी, उसका जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो था उसको क्या कर लेती थी, ये क्लोज कर लेती थी। यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन थी ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई और अपने जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज किया, और इसने क्या कर लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बता देती हूँ। ये है जी हमारे पास क्या चीज़, सपोज कर लो ये है जी सेल मेम्ब्रेन। क्या हुआ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अंदर की तरफ ये जो है इसने इन्वेजिनेशन जो है ये स्टार्ट कर दी। इन्वेजिनेशन के रिजल्ट में फिर ये क्या बन गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है किसके अंदर होता है, यूकैरियोट के अंदर होता है। तो यूकैरियोट में जो इन्वेजिनेशन थ्योरी है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, वो ये कहती है कि यूकैरियोट में न्यूक्लियस जो है ये ऐसे बना, किस तरह से, मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस तो बन गया, अब हमारे पास बाकी ऑर्गेनेल कैसे बने। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी हमें ये बताती है कि जिस तरह से हमारे पास इनफोल्डिंग से न्यूक्लियस बना है, सेम इसी तरह से हमारे पास बाकी जो ऑर्गेनेल है ना वो भी ऐसे ही बने। तो ये है हमारे पास मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, एंडोसिम्बायोट थ्योरी। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और सिम्बायोट हमारे पास क्या है कि एक ऐसा हमारे पास रिलेशन होता है जो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होता है। ठीक है ना, और इसको जो प्रपोज किया था, ठीक है ना, मैंने अभी आप लोगों को पीछे जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है ये बताया था कि हमारे पास ये जो एंडोसिम्बायोट थ्योरी है इसको किसने प्रपोज किया था, लाइन मार्गलस ने जो है ये प्रपोज किया था। तो याद रखिएगा कि ये जो एंडोसिम्बायोट थ्योरी है इसको किसने प्रपोज किया था, इसको किया था लाइन, ठीक है ना, मार्गलस। ठीक है, इसने प्रपोज किया था। अब ये थ्योरी क्या थी, ये थ्योरी भी हमें ये बता रही थी कि किस तरह से प्रोकैरियोट से हमारे पास यूकैरियोट बने। ठीक है ना, अब ये थ्योरी क्या थी, इसको हम यहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट से जो है ये समझते हैं। देखो हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारे पास ये जो है ये एक ऑर्गेनेली है। कहा जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ना स्टार्ट में क्या था, एक बैक्टीरिया था जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको जो है वो हम एन एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। सपोज कर लो, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये स्टार्ट में एक बैक्टीरिया था जिसको हम क्या कहते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये जो एन एरोबिक बैक्टीरिया था ना ये क्या करता था, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करता था, ग्लूकोज को ब्रेक करता था। क्या करता था, ये ब्रेक करता था यहाँ पर ग्लूकोज को। ठीक है ना, और जब ये ब्रेक करता था ना ग्लूकोज को, तो इससे ये क्या बना देता था, इससे एक तो ये क्या बना देता था, लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बना देता था, लैक्टिक एसिड बनाता था। दूसरा ये क्या बनाता था, ये एटीपी बनाता था। और तीसरा ये क्या बनाता था, ये एथेनॉल बनाता था।
ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बनाता था। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एनाएरोबिक बैक्टीरिया ये एटीपी तो बना रहा है, लेकिन ये इनफ एटीपी नहीं थी। ये कितने एटीपी बनाता था? ये 2 एटीपी बनाता था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि हमारे पास एक और बैक्टीरिया था, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या था, सपोज कर लो ये हमारे पास एक और बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है जी? और बैक्टीरिया है, और इसका नाम हमारे पास क्या है? ये है जी एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था ये क्या करता था? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की क्या था? एब्सेंस में, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता था? ये करता था जी ब्रेक ग्लूकोज, ठीक है ना। और जब ये ब्रेक करता था तो इसके रिजल्ट में यहाँ पर जो है ये वाटर भी हमें मिलता था, ठीक है ना। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिलती थी, और हमें एटीपी भी मिलती थी। अब की बार हमें एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती थी, जो एटीपी मिलती थी, वो कितनी मिलती थी? वो 36 एटीपी थे, ठीक है। यानी कि जो एनारोबिक था वो हमारे पास बहुत ही कम एनर्जी बनाता था, और जो एरोबिक था वो बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाता था। अब क्या हुआ कि इस एनारोबिक ने क्या किया? इस एरोबिक बैक्टीरिया को क्या कर लिया? खा लिया। मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। ये हमारे पास क्या था? ये एनारोबिक बैक्टीरिया था, और ये हमारे पास क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया था। तो इस एनारोबिक ने इसको क्या कर लिया? इसको जो है ये खा लिया। अब जब कोई चीज़ खाई जाती है तो यहाँ पर वो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन इस एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया? इस एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। इसको अपने अंदर जो है ये रहने दिया, और उसको बोला कि तू मेरे अंदर रह और मुझे जो है ये एनर्जी बना कर दे। फिर क्या हुआ कि हज़ारों लाखों सालों तक ये दोनों जो है ये इकट्ठे रहे। फिर हमारे पास ये जो हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया था ना, फिर ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ के अंदर? ये फाइनली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो है ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये कन्वर्ट हो गया। लोगों ने जो है वो प्रूफ मांगा कि ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे तुम कह सकते हो कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पहले स्टार्ट में जो है वो बैक्टीरिया हुआ करता था, अब तुम इसका प्रूफ दो। तो इसका प्रूफ देने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने जो है कुछ पॉइंट्स दिए। अब वो पॉइंट्स क्या थे? यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास क्या है? ये सेमी ऑटोनोमस है। किसकी तरह से? बैक्टीरिया की तरह से। अब सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका खुद का डीएनए हो और आरएनए हो, ठीक है। तो ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस है। और फिर हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें जो हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का अगर हम यहाँ पर क्या देखें? राइबोसोम देखें तो उसका जो राइबोसोम है वो कौन सा है? वो 70S है। सेम अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का देखें तो इसमें भी क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, और वो भी क्या है? वो भी 70S का है। तो इससे भी एक क्लू मिलता है कि हमारे पास क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो स्टार्ट में क्या था? बैक्टीरिया था। फिर क्या है? और चीज़ देखी गई उनकी, क्या चीज़? इनका इन दोनों का हमारे पास क्या है कि सेम मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो अगर बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? वो करता है जी बाइनरी फिजन के थ्रू, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। उसकी क्या होगी? यूँ इस तरह से ये यहाँ से ये दब जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि बाइनरी फिजन के थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। और अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम यहाँ पर देखें माइटोकॉन्ड्रिया को तो उसकी डबल मेम्ब्रेन है। सेम हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया की भी डबल मेम्ब्रेन है। तो इससे सबूत मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पुराने ज़माने का बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना। इसी तरह से फिर हमें जो है वो दूसरी एवोल्यूशन बताई गई, एक दूसरी ऑर्गेनेली की, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट भी स्टार्ट में क्या था? एक बैक्टीरिया था। क्लोरोप्लास्ट क्या था? एक बैक्टीरिया था। और किस तरह का ये बैक्टीरिया था? ये हेटेरोट्रॉफ था। ये क्या था? ये हेटेरोट्रॉफ हमारे पास बैक्टीरिया था, यानी कि ये खुद का अपना कुछ नहीं बनाता था। फिर इसने क्या किया? फिर इसने सपोज कर लो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इसने क्या किया? इसने देखा कि मेरे स्टार्ट अब इसने क्या किया? इसने देखा कि मेरे करीब ना एक और बैक्टीरिया है,
ठीक है ना, मेरे करीब क्या है, एक और जो है ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और वो जो बैक्टीरिया है वो किस तरह का बैक्टीरिया है, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और वो मेरे पास किस तरह का है, ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है। तो फिर इसने क्या किया, इसने जो है डबल गेम खेला। इसने कहा कि क्यों ना मैं इसको खा लूँ, और फिर ये जो ऑटोट्रॉफ कर रहा है, ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, फिर इसका फ़ायदा मुझे पहुँचे। तो फिर क्या हुआ कि ये जो हमारे पास हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया था ना, ठीक है ना, ये जो हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया था, इसने क्या किया, इस ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। इसको जो है ये यहाँ पर जो है ये खा लिया। और जब इसको खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं किया और यहाँ से क्या किया, इससे काम लेता रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास हुआ क्या कि जो हेटरोट्रॉफ था, इसने क्या किया, ऑटोट्रॉफ को खाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास फिर ये जो दो बैक्टीरिया थे, ये सालों तक इकट्ठे रहे। सालों तक इकट्ठे रहने के बाद फिर हमारे पास ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था, फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट बन गया, ठीक है। अब ये कैसे बना, ठीक है ना, इसका भी सबूत दो, ऐसे कैसे कह रहे हो तुम लोग। इसको भी यहाँ पर जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं कि जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट सेम ही ऑटोनोमस है, सेम बैक्टीरिया भी है, जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम है, ठीक है ना, 70S का, तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे पास क्या है कि राइबोसोम है 70S का, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पर बाइनरी फिशन होती है, बाइनरी फिशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर भी बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह से इनकी भी डबल मेम्ब्रेन है, तो इनकी भी हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से जो है ये हमें बताते हैं कि हमारे पास ये जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है, ये इस तरह से जो है ये बने, ठीक है। एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी जाती है और वो है जी फ्लैजेला, ठीक है ना। कहा जाता है कि फ्लैजेला भी कहाँ से बना, प्रोकैरियोट से ही बना। प्रोकैरियोट से कैसे, कि एक बैक्टीरिया था जिसको हम क्या कहते थे, हमारे पास एक बैक्टीरिया था स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया था बेसिकली ये हमारे पास स्पाइरल बैक्टीरिया था और इसी के थ्रू हमारे पास क्या बन गया, फ्लैजेला बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कहा जाता है कि एवोल्यूशन हुई है हमारे पास प्रोकैरियोट से। अच्छा, ये जो थ्योरी है ना, ये बाकी ऑर्गेनेल की एवोल्यूशन का नहीं बताती, ठीक है ना। और आज भी इस थ्योरी पर काम हो रहा है और इसको रॉन्ग प्रूफ करने की ट्राई की जा रही है, ठीक है। तो लाइफ कैसे बनी और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई और किसी का कोई भी पॉइंट हो तो वो इजीली मुझसे कंफर्म कर सकती हैं। और अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द लमार्किज्म, ठीक है ना। अब लमार्किज्म जो है ना, ये एक थ्योरी का नाम है, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, और तीसरा हम इसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ लमार्क, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लमार्किज्म किसने दी थी, लमार्क ने दी थी, जिसका पूरा नाम हमारे पास क्या है, जीन बप्टिस्ट डी लमार्क, ठीक है ना। और यहाँ पर इसने जो थ्योरी दी थी, इसने क्या बोला था, इसने बोला था यहाँ पर जो है वो एवोल्यूशन जो है ये हुआ है, ठीक है ना। एवोल्यूशन जो है वो हुआ है लेकिन अंडर नेचुरल लॉज। अच्छा, अब इसने जो थ्योरी दी थी ना, ठीक है ना, लमार्किज्म, इसने कब दी थी, इसने दी थी 1809 के अंदर जो है इसने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है ना। और फिर इसने जो है वो अपनी एक बुक भी लिखी थी, जो पीछे मैं आपको टेबल में बता कर आ चुकी हूँ। कौन सी बुक थी, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि लमार्क ने कौन सी जो है ये बुक लिखी। अब क्या हुआ कि उस ईरा के लोग जो थे ना, ठीक है ना, वो एवोल्यूशन को मानते थे, तो ये भी मानता था, लेकिन ये क्या बोलता था, एवोल्यूशन हुआ है कहाँ पर, अंडर नेचुरल लॉज के थ्रू, ठीक है। और इसने कहा था कि ये जो एवोल्यूशन है ना, ये किस तरह की है, ये लाइक लैडर, यानी कि क्या है कि ये जो लाइफ है ना, ठीक है ना, ये क्या है, पहले सिंपल हुआ करती थी, फिर सिंपल से क्या हुई, ये कम्प्लेक्स हुई, यानी कि लाइफ गोज सिंपल टू कम्प्लेक्स। पहले और थी लाइफ, अब ये क्या हो गई है, ये और हो गई है, ठीक है ना। अब लमार्क ने अपनी इस थ्योरी लमार्किज्म को समझाने के लिए उसने जो है ये दो पॉइंट्स दिए, दो पास्टुलेट दिए। एक था यूज एंड डिस यूज ऑफ द ऑर्गन और दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। वन बाय वन करके दोनों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं यूज एंड डिस यूज ऑफ द ऑर्गन, ठीक है ना। अब यूज ऑफ द ऑर्गन क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गन को यूज करेंगे और ज्यादा यूज करेंगे तो वो हायर और स्ट्रॉन्गर क्या करेगा, ग्रो करेगा,
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूज़ का इसने क्या किया, एग्जाम्पल दिया। और डिस यूज़ हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी भी ऑर्गन को लेस यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, लेस ग्रो होगा और यहाँ तक कि वो ख़त्म भी हो सकता है। और इसको समझाने के लिए ना उसने किसकी एग्जाम्पल दी थी, जिराफ की नेक की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है ना। उसने बोला कि ये जो जिराफ है इसकी नेक इतनी लंबी क्यों है। कहा जाता है कि ये जो पहले का हमारे पास जिराफ था ना, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखें, इस पिक्चर के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर देखो ये, तो इसकी जो नेक थी वो किस तरह से थी, वो हॉर्स लाइक थी, ठीक है ना। हॉर्स लाइक क्यों थी, क्योंकि ये क्या करता था, ये जो है ये ग्रास को खाता था, क्योंकि ग्रास ज़मीन के ऊपर थी तो क्या करता था कि इसकी नेक भी क्या थी, छोटी थी। फिर क्या हुआ कि कोई कैटास्ट्रोफिज्म हुआ, कोई डिज़ास्टर हुआ, ठीक है ना, हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर सपोज कर लो अचानक से क्या आ गया, फ्लड आ गया, जिससे क्या हुआ कि ज़मीन के ऊपर जो छोटी छोटी ग्रासेस थी ना ये क्या हो गई, ये ख़त्म हो गई। जब ये ख़त्म हुई तो सारे के सारे फिर हमारे पास ग्रासेस ख़त्म होने के बाद रह क्या गए थे, प्लांट्स रह गए थे। तो जो हमारे पास जिराफ था जिसकी नेक हॉर्स लाइक थी, उसने क्या किया, प्लांट्स को खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और उन प्लांट्स को खाते हुए वो अपनी नेक और अपने फोर लिम्ब को भी क्या करता था, स्ट्रेच करता था, जिसकी वजह से उसकी नेक जो है वो ग्रो होते होते लंबी हो गई, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है कि अगर हम ऑर्गन को यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है, अगर ऑर्गन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो ग्रो हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इसने क्या किया, डिसयूज़ का भी इसने हमें यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल दिया कि चलो हमने मान लिया कि चलो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, लेकिन डिसयूज़ का उसने क्या बताया, डिसयूज़ की एग्जाम्पल उसने किसकी ली, रेप्टाइल की ली। रेप्टाइल में उसने किस चीज़ की एग्जाम्पल ली, स्नेक की एग्जाम्पल ली। उसने बोला कि अगर स्नेक को देखें तो इसकी बॉडी पर हाथ और पाँव जहाँ से निकलते हैं ना, ठीक है ना, इसके पॉइंट आज भी मौजूद हैं, लेकिन इसके हाथ पाँव नहीं है। हुआ क्या था कि स्नेक ने ना यहाँ पर क्या किया कि खुद को बचाने के लिए क्या करता था, ये अपने आप को छुपा लेता था, कहाँ पर, होल्स के अंदर। जब ये अपने आप को होल्स के अंदर छुपाता था तो इसको हाथ पाँव तो चलाने नहीं पड़ते थे, और इसके हाथ पाँव फिर क्या हुए, ख़त्म हो गए, इसके हाथ पाँव यूज़ नहीं हुए। और आज स्नेक जो है वो क्या है, विदाउट लिम्ब है। तो ये था इसका हमारे पास क्या चीज़, पहला पास्टुलेट कि यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ द ऑर्गन हमारे पास क्या है, ठीक है ना। यूज़ करेंगे तो ग्रो होगा, नहीं करेंगे तो वो कम ग्रो होगा, यहाँ तक कि वो ख़त्म भी हो सकता है। फिर हमारे पास इसका जो है वो सेकेंड पास्टुलेट आता है हमारे पास, और वो हमारे पास क्या है जी, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करैक्टर, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, क्या चीज़, जेनेटिक मटेरियल का, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर क्या है, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर क्या होना, ट्रांसफ़र होना, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। एक्वायर्ड का क्या मतलब है कि ऐसे करैक्टर जो क्या हो, जो ड्यूरिंग लाइफ जो है क्या किए जाएं, ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड करैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर वाली ये जो थ्योरी थी ना, जो किसने दी थी, लमार्क ने दी थी, ठीक है ना। तो ये क्या हुई थी, ये यहाँ पर जो है ये रिजेक्ट हुई थी, ठीक है। ये क्या हुई थी, ये रिजेक्ट हुई थी। अब रिजेक्ट क्यों हुई, यहाँ पर हम जो है वो इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अब लमार्क जो है इस थ्योरी के मुताबिक क्या कहता था कि जो नेक जिराफ ने एक्वायर की है प्लांट्स को खाने के लिए, ये क्या थी कि ये जो हमारे पास नेक स्ट्रेचिंग वाली जो हमारे पास क्या थी, इंफॉर्मेशन थी ना, ठीक है ना, ये कहाँ पर आ गई, ये उनके जेनेटिक मटेरियल, जीएम लिखनी है उसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल में आ गई, ठीक है ना। और जेनेटिक मटेरियल में आ गई, फिर क्या हुआ कि यही जेनेटिक मटेरियल फिर क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन ये जो है ये क्या हुआ, ये ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है ना। फिर इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि अगर एक इंसान जिम जाता है और उसके मसल ग्रो हो गए, एक्वायर कर लिए उसने मसल, तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो ये इसके बच्चे में भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये करैक्टर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सेकंड वाले पास्टुलेट को जो है ये लग गया ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। या फिर अगर हम यूँ कहें कि सपोज कर लो कि किसी जो है वो ह्यूमन का एक्सीडेंट हुआ, उसका जो है पाँव कट गया या उसका हाथ कट गया, ठीक है ना, और फिर जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी उसका हाथ या पाँव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसका ये जो हमारे पास सेकेंड पास्टुलेट था ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर, इसको लग गई यहाँ पर ऑब्जेक्शन,
ठीक है ना। अब कौन कौन सी ऑब्जेक्शन थी इस पर हम यहाँ पर जो है ये बात करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्शन लिखी हुई है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था ना, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ये बस एक मनगढ़ंत कहानी थी। ठीक है ना, कोई प्रूफ इसका नहीं था, ये बस ऐसे बताई गई क्या थी बात थी, और किसी ने भी इसको प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इसके ऊपर। फिर हमारे पास ये क्या था कि दिस आइडिया हैज़ नो जेनेटिक बेसिस। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो जो एक्वायर्ड करेक्टर होते हैं ना, वो कहाँ से हमें मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं जी सोमैटिक सेल से। ठीक है ना, यानी कि जो बॉडी के सेल होते हैं ना, ये वहाँ से आते हैं। जर्म सेल को वो करेक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, और हमें पता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कौन आगे जो है वो ट्रांसफ़र करता है, जर्म सेल ही ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन लामार्क ने जर्म सेल की बात ही नहीं की। अगर चेंज आता गैमीट में तो मान सकते थे, लेकिन इसने बताया ही नहीं। इसने सिर्फ किसकी बात की थी, सोमैटिक सेल की बात की थी कि अगर करैक्टर एक्वायर हुए, ठीक है, तो वो इनहेरिट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो करैक्टर वो अपनी ड्यूरिंग लाइफ ले रहे थे वो सोमैटिक सेल में थे, जर्म सेल के अंदर नहीं थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी थ्योरी को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि उसकी थ्योरी के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं थी बिटवीन स्पीशीज़, ये भी उसने जो है ये नहीं बताया था। तो ये था हमारे पास लमार्किज्म, या जिसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर भी जो है थ्योरी का नाम देते हैं, या थ्योरी ऑफ लमार्क। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों टाइटल अगर आ जाए तो हमारे पास क्या है कि ये एक ही टॉपिक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डार्विनिज्म। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डार्विनिज्म है ना, इसका जो पूरा नाम है वो क्या था, वो था जी हमारे पास चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, अब ये जो डार्विन था ना, ठीक है ना, इसने क्या किया था, ये पैदा हुआ था यहाँ पर 1809 में, और इसकी डेथ हुई थी 1882 में। ठीक है ना, और ये कहाँ पर पैदा हुआ था, इंग्लैंड में पैदा हुआ था। और इसने क्या किया था, यहाँ पर जो है वो HMS बीगल के ऊपर क्या किया था, वो एज किया था। इसने कब वो एज स्टार्ट किया था, इसने 1831 में जो है अपना वो एज स्टार्ट किया था, और इसने जो है 1836 में अपना वोएज ख़त्म किया था। यानी कि 5 साल इसने जो है ये समंदरी सफ़र किया था। और अगर हम यहाँ पर इसके एजुकेशन को देखें तो ये मेडिसन और सर्जरी जो है इसने जो है कर रखी थी, बट ये ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था किसमें, नेचर में, और यहाँ पर किसके अंदर, जूलॉजी के अंदर। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसने कितने साल जो है वो सफ़र किया था, यहाँ पर 5 साल जो है वो इसने सफ़र किया था। अब 5 साल के सफ़र में जो है इसने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया था, मैं यहाँ पर आप लोगों को वन बाय वन करके बताती हूँ। ठीक है ना, इस 5 साल में जो था ना, इसने क्या किया, पूरी दुनिया का चक्कर काटा, और इसने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऑब्ज़र्व की और सबूत इकट्ठे किए, और अपनी जो थ्योरी है वो दी, और बोला कि देखो भाई एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है ना, अब डार्विन की जो थ्योरी थी ना, इसको लोग जो थे वो ज़्यादा मानते थे। क्यों, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, तभी इसको जो है वो ज़्यादा मानते थे। अब इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, उसने वहाँ पर अपने सफ़र के दौरान फाना और फ्लोरा, ठीक है ना, इसने ऑब्जर्व किए थे। कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। अच्छा, फाना और फ्लोरा क्या होते हैं, फाना हम कहते हैं किस चीज़ को, एनिमल को, ठीक है, और फाना फ्लोरा किसको बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं जी प्लांट्स को। ठीक है, तो ये उसने ऑब्जर्व की थी। और क्या किया था इसने जब ये फाना और फ्लोरा को जो है वो ऑब्जर्व किया था साउथ अमेरिका में, तो इसका फिर कंपैरिजन किया था यूरोप के साथ। और इसने क्या किया था, ये गया था जी हमारे पास एक आइलैंड जिसको हम क्या कहते हैं, गालापागोस आइलैंड। ठीक है, तो ये गालापागोस आइलैंड के ऊपर जो है ये गया था। ठीक है ना, और ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पर 6 वीक वहाँ इस आइलैंड के ऊपर रहा था। अच्छा, अब इस जो गालापागोस आइलैंड है ना, इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि ना वहाँ पर हमारे पास जो टर्टल थे ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के अंदर थे, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, गालापागोस नाम यहाँ पर पड़ गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि वहाँ इस आइलैंड पर, इस गालापागोस आइलैंड के ऊपर ना इसने क्या किया, कुछ फिंचेस को जो है वो यहाँ पर उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, अब कितनी फिंचेस थी यहाँ पर, किसी बुक में बताया जाता है कि 13 टाइप की जो थी उसने फिंचेस को ऑब्जर्व किया, कहीं पे लिखा गया है कि 14 टाइप थी। ठीक है, तो इसको जो है उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 13 है या फिर 14 है। अब ये जो इसने फिंचेस जो इसने ऑब्जर्व की थी ना, इनके अंदर यहाँ पर उसने डिफरेंस देखा था। अब डिफरेंस किस
किस चीज़ का देखा था, यहाँ पर उसने जो है वो डिफरेंस देखा था, किस चीज़ का, बीक का डिफरेंस देखा था। और बीक का डिफरेंस किस तरह से था, साइज प्लस शेप में उसने जो है यहाँ पर डिफरेंस देखा था। अब ये डिफरेंस था क्यों, ड्यू टू द फीडिंग एंड हैबिटेट, दो चीज़ों की वजह से जो था ये फ़र्क था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास साइज़ की हम बात कर लेते हैं कि कुछ बीक्स हमारे पास ऐसी थी जो कि हमारे पास क्या थी, लॉन्ग थी, ठीक है ना, लॉन्ग थी और स्ट्रॉन्ग थी। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास ऐसी फिंचेस जिनकी बीक लॉन्ग थी और स्ट्रॉन्ग थी, उनका जो फूड था ना वो और था, वो क्या करती थी, ये हार्ड सीड जो थे ना, ठीक है ना, उनको खाती थी, तभी उनका जो हमारे पास जो बीक है वो लॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग था। और दूसरी हमारे पास बीक जो थी ना, ये किस तरह की थी, वो सिलेंडर फॉर्म के अंदर थी, सिलेंडर फॉर्म के अंदर थी। तो हमारे पास ये किस वजह से थी, ये भी उनकी फूड की वजह से थी। उनका फूड जो है वो क्या था, वो फ्लावर नेक्टर को लेती थी, ठीक है, फ्लावर नेक्टर को लेती थी, और यहाँ पर वो किसको खाती थी, इंसेक्ट को खाती थी। दैट्स वाई इनकी जो हमारे पास बीक थी ना वो क्या थी, वो सिलेंड्रिकल थी, ठीक है ना। और दूसरी हमारे पास इसने क्या किया था, इसने जो है, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि दूसरी चीज़ जो इसने गालापागोस के ऊपर जो है वो नोटिस की थी, वो थे हमारे पास टर्टल, ठीक है ना। अब ये भी इसने दो तरह के टर्टल देखे थे। अब उसमें हमारे पास एक क्या था, जो टर्टल का जो हार्ड शेल था ना ऊपर, ठीक है ना, एक टर्टल इस तरह से देखे थे कि उनका जो हमारे पास शेल था ना वो किस तरह से था, वो डोम शेप था, ठीक है ना, वो लाइक यूं यूं इस तरह से वो डोम शेप था, ठीक है ना। वो डोम शेप क्यों था, क्योंकि वो ऐसे एरिया के ऊपर रह रहे थे जहाँ पर जो वेजिटेशन थी, जहाँ पर जो ग्रासेस थे ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, और उनको खाने के लिए ना उन्हें अपनी नेक स्ट्रेच नहीं करनी पड़ती थी। दैट्स वाई उनका जो मसल होता था ना वो अपने शेल के अंदर ही रहता था, जिसकी वजह से उनका जो शेल है वो डोम शेप ही रहा। फिर उसने दूसरे जो टर्टल देखे थे, ठीक है ना, उनकी जो हमारे पास शेल की शेप थी वो क्या थी, सैडल शेप थी, यानी कि यूं इस तरह से, ठीक है, एक इस तरह से थे, दूसरे इस तरह से थे। अब ये क्यों ऐसे थे, क्योंकि ये ऐसे एरिया के ऊपर रहते थे जहाँ पर हमारे पास जो वेजिटेशन थी ना ये लो थी, और जिसकी वजह से ये क्या करते थे, अपने नेक को स्ट्रेच करते थे, जिससे उनके मसल भी स्ट्रेच हो गए, जिससे वो क्या हो गए, सिलेंड्रिकल हो गए, और फिर उनकी जो शेल की शेप है वो भी चेंज हो गई, ठीक है ना। अब डार्विन ने अपनी ऑब्जर्वेशन से बताया कि जो फिंचेस हैं गालापागोस की, ठीक है ना, वो मेन लैंड के फिंचेस से जो है ये सिमिलर है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेन लैंड और गालापागोस में बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन फिर भी ये सिमिलर हैं। फिर मतलब क्या हुआ कि एवोल्यूशन हुआ है। फिर डार्विन ने दूसरी बात की अडेप्टेशन की, कि अडेप्टेशन की वजह से भी चेंजेस आते हैं जो कि काज होते हैं किस चीज़ की, एवोल्यूशन की। और इसने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन टूल बिहाइंड एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, नेचुरल सिलेक्शन का होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब इसने जो है वो अपना सफ़र 5 साल में कंप्लीट किया, तो फिर क्या हुआ कि 1836 में वो कहाँ पर आ गया, अपने घर आ गया, यानी कि यूरोप आ गया। फिर इसने क्या किया, 1840 में स्टार्ट कर दी इसने वर्किंग ऑन द आइडियाज ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि 1844 में इसने क्या किया, अपना लॉन्ग ऐसे पब्लिश किया किसके ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर। और फिर 1858 में क्या हुआ कि ये जो वेलस था ना, ठीक है ना, वेलस ने क्या किया था, अपना ऐसे सेंड किया था किसको, डार्विन को। अब वो ऐसे हमारे पास क्या था, वो ऐसे था, ऑन द टेंडेंसी ऑफ द स्पीशीज टू फॉर्म वैरायटीज एंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द वैरायटीज एंड द स्पीशीज बाय नेचुरल मीन ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है ना। ये जो हमारे पास ऐसे था ना, इन दोनों ने मिलकर जो है ये जो हमारे पास सिंगल टाइटल ऐसे, ये जो अभी मैंने लाइंस पढ़ी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल टाइटल ऐसे, सिंगल टाइटल ऐसे। अब इस सिंगल टाइटल ऐसे के अंदर मेन बात क्या थी कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन से डिफरेंट वैरायटीज से नई स्पीशीज का बनना, ये उनका क्या था, सिंगल टाइटल ऐसे था। फिर क्या हुआ कि ये जो डार्विन था ना, ठीक है ना, डार्विन 1859 में उसने क्या की, अपनी बुक लिखी। ये मैं आपको टेबल में भी बता कर आ चुकी हूँ, कौन सी बुक थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। इसने अपनी जो है ये बुक लिखी। फिर इसने क्या किया, 1871 में पब्लिश किए थे अपने डिसेंट ऑफ द मैन। ये भी आप लोगों को मैं टेबल के अंदर पहले बताकर आ चुकी हूँ, यानी कि इसने क्या किए थे, इंसान के आबाओ अजदाद बताए थे। अब ये तो चलो हमने यहाँ पर देखा कि डार्विन की हिस्ट्री ये है। अब डार्विन की थ्योरी क्या थी,
ठीक है ना। इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो डार्विन की थ्योरी है ये हमें क्या बताती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द डिसेंडेंट ऑफ द एंसेस्ट्रल स्पीशीज एंड आर डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे वंस ड्यू टू द cumulative changes in the genetic composition of the population। यानी इसने बोला कि ऑल लिविंग स्पीशीज ये अपने आबाओ अजदाद की औलाद हैं, लेकिन इनमें चेंज है। यानी कि जो पहले के हमारे क्या है एंसेस्ट्रल हैं वो और तरह से थे, और जो अब के हमारे पास मॉडर्न ईरा के हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है ये और हैं। और वो किस तरह से हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक कंपोजिशन में क्या है डिफरेंस है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है कि ये डिफरेंस है। फिर डार्विन ने क्या किया था, एक और बात हमें यहाँ पर बताई थी। उसने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कि नेचुरल सिलेक्शन ही हमारे पास क्या है एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो हेरिटेबल ट्रेट होती है यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं ये हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म को किस में सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है ना, मोर कॉमन इन दी पॉपुलेशन ओवर टाइम। ठीक है ना, पॉपुलेशन ओवर टाइम में। ठीक है, तो ये डार्विन ने हमें ये जो है ये बोला था। अब ये तो हमने पढ़ा कि डार्विन की थ्योरी क्या थी, डार्विन की हिस्ट्री मैंने बताई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डेट्स बताई हैं, यहाँ पर मैंने उसकी ऑब्जर्वेशन बताई है, तो ये आ सकते हैं। ठीक है ना, और ये आ भी चुके हैं। तो आप लोगों ने जो है ना इसको ध्यान से जो है वो करना है। ठीक है ना, और नेक्स्ट अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो डार्विन ने पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है ना, कौन से पोस्टुलेट थे। एक था हमारे पास डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन, दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन एंड दी अडेप्टेशन। इसके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन करके बात करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। अच्छा, डिसेंट किसको बोलते हैं, डिसेंट कहते हैं हम यहाँ पर नस्ल को, और मॉडिफिकेशन किसको बोलते हैं, चेंजेस को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है इस पोस्टुलेट को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब डार्विन जो है ना ये एक चीज़ मानता था कि स्पीशीज आर रिलेटेड थ्रू अ कॉमन एंसेस्ट्री। इसने बोला स्पीशीज आपस में रिलेटेड होती है। इसने बोला कि हमारे पास ये जो प्रीवियस, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या होते हैं प्रीवियस ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ठीक है ना, ये क्या थे, ये पहले हमारे पास सिंपल हुआ करते थे। फिर क्या हुआ कि हमारे पास इनके जो डिसेंडेंट आए, ठीक है ना, प्रीवियस ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे एंसेस्टर हैं, इनसे फिर हमारे पास क्या है कि जो मॉडर्न ईरा के हमारे पास क्या है जी, मॉडर्न ईरा के ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिसेंट कह रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हैं जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों है, यानी कि प्रीवियस जो थे वो सिंपल थे और मॉडर्न ईरा के कॉम्प्लेक्स हैं। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है ड्यू टू एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन की वजह से हमारे पास ये सिंपल से कहाँ पे कन्वर्ट हो गए थे, ये कन्वर्ट हो गए थे यहाँ पर हमारे पास कम्प्लेक्स में। अब इस चीज़ को समझाने के लिए ना उसने क्या किया, एक ट्री बनाया जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं डार्विन ट्री ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने सपोज कर लो यहाँ पर जो है उसने ट्री बनाया। अब ये ट्री की क्या है, ये है जी ट्रंक। ठीक है ना, और इस ट्रंक को उसने क्या कहा कि ये है क्या चीज़, एंसेस्टर। ठीक है, ये ट्री की ट्रंक को उसने एंसेस्टर बोला। और फिर इस ट्री के ट्रंक से फिर क्या जो निकल रही थी, इनकी जो ब्रांचेस निकल रही थी, ठीक है ना, उसको इसने बोला क्या चीज़, उसको इसने जो है यहाँ पर बोल दिया जी ये क्या है जी, ये स्पीशीज है। ठीक है ना, और फिर इन हमारे पास ब्रांचेस से जो क्या निकल रही थी, यहाँ पर डिफरेंट ट्विग्स निकल रही थी। ठीक है ना, फिर इसको इसने क्या बोल दिया कि ये हमारे पास क्लोजली रिलेटेड, यहाँ पर हमारे पास क्या है स्पीशीज है, ये हमारे पास क्या है क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, ये यहाँ पर स्पीशीज है। तो इस तरह से जो है जो डार्विन है उसने अपना पहला पोस्टुलेट डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन बताने के लिए यहाँ पर उसने जो है वो ट्री के थ्रू जो है वो हमें एग्जांपल दी है कि पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल थे और बाद के हमारे पास क्या है, अब के जो है ये हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स है, और ये सारे के सारे अपने आबाओ अजदाद से ही बने हैं। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल उसने एक ट्री के थ्रू दी थी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका आता है जी नेचुरल सिलेक्शन एंड दी अडेप्टेशन। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब कि जिसको नेचर सिलेक्ट करेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी मर जाएंगे। अब इसमें जो थे ना कुछ पॉइंट्स थे। पहला हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो क्या है, ओवर प्रोडक्शन। इसके मुताबिक जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है लेकिन उसके मुकाबले में जो फूड है ना वो कम है, यानी कि रिसोर्सेज कम है। अब इस ओवर पॉपुलेशन में वही जिंदा रहेंगे जिनको नेचर सेलेक्ट करेगी, जिनमें माहौल की क्या होगी, एडेप्टेशन होगी। बाकी जो है ना ये क्या कर जाएंगे, ये डाई कर जाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी, जेनेटिक वेरिएशन।
अच्छा, अब वेरिएशन किसको बोलते हैं? डिफरेंस इन इंडिविजुअल, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट होते हैं ये उनको क्या करवाते हैं? सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव ट्रेट हम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हम बात कर लेते हैं कोरोना की बात कर लेते हैं। अब सपोज कर लो कि कोरोना जो है वो 4 लोगों को हुआ, जिसमें से 2 जो है वो मर गए और 2 जो है ये बच गए। अब जो बच गए वो क्यों बचे? क्योंकि उनमें क्या था? वेरिएशन था, उनके जो जीन्स थे ना वो ज़्यादा एडेप्टिव थे, दैट्स वाई वो जो थे बच गए। ठीक है ना। फिर हमारे पास तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें ना कि ये क्या है कि स्पीशीज हैव टू स्ट्रगल अबाउट लिविंग कंडीशन, जैसे कि रिसोर्सेज हैं, फूड है और शेल्टर है। यानी कि जो स्पीशीज होते हैं ना ये रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे और इसके रिजल्ट में जो है वो कुछ जिंदा रहेंगे और कुछ मर जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं ये इक्वल नहीं है। ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। अब हमारे पास ये जो स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल है, या फिर हम यूँ कहें कि फूड के लिए जो कंपटीशन है ना, ये हमारे पास 3 तरह का होता है। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हम क्या होता है जी? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और तीसरी चीज जो हमारे पास क्या होती है? इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ठीक है ना। क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। अब ये 3 तरह के स्ट्रगल है। अब इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या होता है? कि ऐसा स्ट्रगल जो क्या हो? विद इन स्पीशीज हो, यानी एक ही किस्म के हमारे पास क्या है? स्पीशीज है और उनके दरमियान क्या होना है? उनके दरमियान ही कंपटीशन होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कोई मीट का हमारे पास क्या है? पीस है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 कैट हैं। तो 2 जो कैट है ना ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती है। अब जो कैट मीट को ले लेगी वो जिंदा रहेगी, अपनी भूख को मिटा पाएगी। जो नहीं हमारे पास मीट ले पाएगी वो क्या करेगी? वो भूखी रहेगी, हो सकता है वो मर भी जाए अगर उसको फूड ना मिली। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास जो स्ट्रगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फिर हमारे पास क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? ये हमारे पास बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डॉग और कैट के दरमियान का जो स्ट्रगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है? तीसरा जो स्ट्रगल है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसमें हमारे पास हम बात करते हैं किस चीज़ की? कैटास्ट्रोफिज्म की बात करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर की बात करते हैं। जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा रेन हो गई और उसके रिजल्ट में फिर क्या होता है कि स्पीशीज डाई भी कर जाती हैं। तो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदा रहेगा, और जो नहीं करेगा वो जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। फिर हमारे पास जो इसका 4th पॉइंट है दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी हैविंग द मोस्ट फेवरेबल ट्रेट वुड हैव ग्रेटर चांस ऑफ द सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि दूसरे जानदारों के मुकाबले में उन जानदारों को सर्वाइवल का ज़्यादा चांस होता है जिनके अंदर फेवरेबल ट्रेट मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की? बेटर जीन की। अब बेटर जीन है तो यही क्या है? कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। तो जो ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, और यही अपने अंदर क्या होगी? और इन्हीं के अंदर जो है वो एवोल्यूशन होगी, और इस एवोल्यूशन से फिर क्या होती है? नई स्पीशीज बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन कहते हैं, जो कि हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन बोलते हैं इसको, और ये टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसलिए जो डार्विन है ना इसकी थ्योरी को जो है वो ज़्यादा प्रूव किया जाता है, क्योंकि इसने जो है ना ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था। तो जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी ना तो इससे पहले इसने क्या किया था? दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरीज को भी पढ़ा था, जिनसे इंस्पिरेशन ली और फिर जो है इसने अपनी थ्योरी दी थी। अब वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका क्या नाम है और उनके क्या कंट्रीब्यूशन थी, जिनको पढ़कर डार्विन जो है वो इंस्पायर हुआ था और उसने अपनी थ्योरी दी थी। तो पहला हमारे पास क्या है जी? हमारे पास है चार्ल्स लाइल। ठीक है ना। इसने क्या दिया था? इसने दी थी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेंटरिज्म, जो कि मैं आपको स्टार्ट में टेबल के अंदर भी बता कर आ चुकी हूँ कि इस थ्योरी के मुताबिक जियोलॉजिकल प्रोसेस वो तब से हो रहे हैं जब से अर्थ बनी, और आज तक वही प्रोसेस हो रहे हैं जिनसे अर्थ को क्या हुआ? मॉडिफाई जो है यहाँ पर मिला। अब कैसे मिला? सपोज कर लो स्टार्ट में जो था वो बड़े बड़े क्या थे? माउंटेन थे। ठीक है ना। माउंटेन से फिर वो क्या किस में कन्वर्ट हुए? ये हिल्स में जो है ये कन्वर्ट हुए, और हिल से ये फिर किस में कन्वर्ट हो गए? ये प्लेन्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो पहले स्टार्ट में हमारे पास अर्थ कुछ
और थी, बाद में ये जो है ये कन्वर्ट हो गई। तो ये किसने बताया था? चार्ल्स लायल ने जो है ये बताया था। अब इसके थ्योरी को सुनकर जो डार्विन था वो इंस्पायर हुआ कि अगर अर्थ में ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं तो ऐसे प्रोसेस ऑर्गेनिज्म में भी होंगे। ठीक है, तो जो जानदार पहले थे वो मुख्तलिफ थे और अब के हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम हमारे पास क्या है, जेम्स हटन। जेम्स हटन ने क्या किया था, ये जो चार्ल्स लाइल की हमारे पास ये जो थ्योरी है ना, यूनिफॉर्मेंटेरिज्म, ठीक है ना, सॉरी यूनिफॉर्मिटेरिज्म, अब इसको जो था ना इसने मॉडिफाई किया था और अपना यहाँ पर उसने आइडिया दिया था फॉसिलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, इसने क्या दिया था, फॉसिलाइजेशन के ऊपर जो है वो अपना आइडिया दिया था। और इसका आइडिया सुनकर डार्विन और इंस्पायर हुआ कि ये जो फॉसिल मौजूद हैं, ठीक है ना, पुराने ज़माने के, तो पुराने ज़माने के लिविंग भी मौजूद होंगे। तो डार्विन ने इसको जो है वो रिलेट करना शुरू कर दिया अपनी किस चीज़ के साथ, थ्योरी के साथ। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या चीज़, डार्विनिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को इसकी हिस्ट्री भी बताई, इसका सफ़र भी बताया, इसका ऑब्जर्वेशन भी बताया और इसकी थ्योरी थी क्या ये भी बताई, और ये कहता क्या था मैंने यहाँ पर ये भी बताया, और इसकी थ्योरी के पास्टुलेट क्या थे ये भी मैंने बताया, और ये किन किन साइंटिस्ट से इंस्पायर हुआ ये भी मैंने आपको बताया। तो जैसा बताया गया आप लोगों ने वैसा करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें जो है यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ द नियो डार्विनिज्म। अब न्यू डार्विनिज्म हमारे पास क्या है कि इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द डार्विनिज्म दैट एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज ऑन द जेनेटिक बेसिस। देखो हमारे पास क्या था कि 1860s के अंदर, ठीक है, 1860s के अंदर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास था डार्विन और दूसरा हमारे पास क्या था, मेंडल। ठीक है ना, अब हमारे पास ये जो साइंटिस्ट थे ना, डार्विन ने क्या किया था, अपनी थ्योरी दी थी, कब अपनी थ्योरी दी थी, 1859 को इसने अपनी थ्योरी दी थी। और मेंडल भी उस वक्त जो है ये काम कर रहा था और इसने क्या दिए थे, अपने जो थे वो लॉज दिए थे, जो पीछे चैप्टर के अंदर हम पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है ना, इनहेरिटेंस के अंदर जिसमें उसने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, और इसने ये जो लॉज दिए थे ना ये कब दिए थे, इसने 1856 से लेकर 1863 तक जो थे ना इसने अपने ला दिए थे। लेकिन मेंडल के काम को कोई मान नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, 19वीं और 20वीं सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट आए, इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया और फिर 20th सेंचुरी में जो है मेंडल के काम को माना गया। अब देखो मेंडल और डार्विन दोनों अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे थे। डार्विन जो है ये एवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा था और मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है ना, डार्विन को पता ही नहीं था कि जीन्स भी होते हैं या जेनेटिक बेसिस भी कोई चीज़ होती है। तो डार्विन की जो थ्योरी थी वाज लैकिंग द कंक्रीट जेनेटिक बेसिस, उसे पता ही नहीं था। लेकिन जब डार्विन और मेंडल दोनों के काम को हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं नियो डार्विनिज्म। ठीक है ना, और इसमें एक चीज जो बताई गई है वो क्या है, वो है जी ड्राइविंग फोर्स। इसमें क्या है कि नियो डार्विनिज्म इज द जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर नियो डार्विनिज्म को क्या कहते हैं, नियो डार्विनिज्म इज द जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन। और इस वेरिएशन की वजह से फिर क्या होता है कि न्यू स्पीशीज यहाँ पर जो है ये बनती हैं। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि एवोल्यूशन के बारे में बता दिया गया कि ये जो एवोल्यूशनिस्ट थे वो कहते थे कि एवोल्यूशन ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, और उन्होंने अपने जो है वो क्या दिए थे, अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताई थी, पास्टुलेट भी दिए थे। अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने लगे दैट इज़ द एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशनिस्ट थे ना जो बोलते थे कि एवोल्यूशन हुआ है, तो फिर लोगों ने ना उनसे कहा कि अगर तुम कहते हो कि एवोल्यूशन हुआ है तो इसका प्रूफ दो, हम कैसे मान लें कि एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशनिस्ट ने एवोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए एविडेंस दिए, और ये जो उन्होंने एविडेंस दिए थे ना तो इन्होंने क्या किया था, ये जो बायो की डिफरेंट ब्रांचेस थी ना इनसे जो है ये इन्होंने इसकी जो हेल्प ली और फिर इसी के थ्रू क्या दिया था, इन्होंने एवोल्यूशन की यहाँ पर एविडेंसेस दी थी। अब कौन कौन सी ब्रांचेस को उन्होंने जो है एज एन एविडेंस लिया था उन पर वन बाय वन करके बात करते हैं।
अब जो पहला हमें एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बायोजियोग्राफी से मिलता है। अब बायोजियोग्राफी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, याद रख लें बायोजियोग्राफी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अगर गौर करें तो हर ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट पार्टिकुलर हैबिटेट में रहता है। अब एवोल्यूशनिस्ट क्या बोलते थे कि पहले हमारी अर्थ जब न्यूली बनी थी तो यहाँ पर क्या था कि सारे का सारा यहाँ पर जो था वो पानी ही था, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पानी था। फिर क्या हुआ कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से ये जो पानी था ना ये क्या होना स्टार्ट हो गया, ये जो है ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ। और जब ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये जो सॉइल था ना वो एक्सपोज हुआ, ठीक है ना। ये सॉइल पहले जो था ये बहुत बड़ा जो था ये एक पीस था, ठीक है ना, एक बड़ा पीस था। फिर क्या हुआ कि ये जो हमारे पास क्या था, ये जो सॉइल था ना, सॉइल के अंदर यहाँ पर कुछ प्लेट्स थी जिसकी वजह से ये प्लेट्स जो थी ना ये क्या करती थी, मूव करती थी। और मूव करने पर ये क्या हुई कि ये जो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टार्ट में जो सॉइल का पीस था ना ये फिर हमारे पास क्या हुआ, 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो है ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये जो एक बड़ा टुकड़ा था 7 पीसेस के अंदर ये जो है ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी वाले कहते हैं कि पहले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे ना वो एक साथ इसी एक बड़े से सॉइल के ऊपर रहते थे। जब ये डिवाइड हुई सॉइल तो कुछ जानदार यहाँ पर आ गए, कुछ जानदार इस ऑस्ट्रेलिया में आ गए, कुछ जानदार ये जो है यूरोप में आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म थे ना वो भी क्या हुए, डिवाइड हो गए, ठीक है ना, 7 टुकड़ों में डिवाइड हो गए। तो इस तरह से जो है वो एवोल्यूशनिस्ट जो है वो बायोजियोग्राफी से जो है वो एविडेंस देते हैं कि इनमें जो है यहाँ पर हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है, एवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा जो एविडेंस हमें यहाँ पर मिलता है वो किस में मिलता है, पेलेंटोलॉजी से हमें यहाँ पर मिलता है। पेलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसल, हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फोसल हम इसको बोलते हैं। और फोसल क्या होते हैं, फोसल हम किसको बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं रिमेन्स ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, हम इसको क्या बोलते हैं, रिमेन ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, फोसल है। अब यहाँ पर जो एवोल्यूशनिस्ट थे ये मानते थे कि हमें क्रिएट नहीं किया गया बल्कि हम क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। वो कहते थे कि स्टार्ट में जब अर्थ बनी कोई और ऑर्गेनिज्म था, उससे और ऑर्गेनिज्म बना और फिर जो है वो ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिज्म बनते गए। मतलब हर जानदार जो है वो दूसरे से बना और ऐसे जानदार की क्या हो गई, एवोल्यूशन हो गई। अब इस एवोल्यूशन का वो क्या देते हैं, एविडेंस देते हैं थ्रू दी क्या चीज़, पेलेंटोलॉजी। वो बोलते हैं कि जो मॉडर्न इरा के ऑर्गेनिज्म है ना उनके करैक्टर जो है वो एंशियंट ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। मतलब कि उनके जो फोजल उनको यहाँ पर मिले वो उन्होंने क्या किया, उनको जो है वो मॉडर्न इरा की ऑर्गेनिज्म से जो है वो कोरिलेट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ की, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो या आप लोग ये जो पिक्चर देख रहे हो ये किस चीज़ की पिक्चर है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। हम इसको क्या कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। अब आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दोनों करैक्टर थे, एक बर्ड का और हमारे पास रेप्टाइल का। और ये कहाँ से मिला था, ये जर्मनी के एक गांव बावेरिया से मिला था। कहाँ से मिला था, बावेरिया से जो है ये मिला था। और कब मिला था ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 1861 के अंदर ये जो है ये मिला था। अच्छा, एवोल्यूशनिस्ट को जो है इस आर्कियोप्टेरिक्स का जो है ये फोसल मिला जो कि क्या है कि 150 मिलियन ईयर्स अगो ये क्या है, ये पुराना है, ठीक है। जब इसको देखा गया तो इसमें बर्ड और रेप्टाइल दोनों के करैक्टर थे। अब बर्ड के कौन से करैक्टर है और रेप्टिलियन कौन से करैक्टर है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि एयरफॉइल विंग्स, ये जो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें जो आप लोग देख रहे हो ये क्या है, ये एयरफॉइल है, ठीक है ना, विंग्स विद दी काउंटर फीदर, ठीक है। ये जो फीदर है इसके ना ये हमारे पास कौन सा करैक्टर है, ये बर्ड वाला करैक्टर है। ये कौन सा करैक्टर है मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये बर्ड वाला करैक्टर है। और रेप्टिलियन करैक्टर को अगर यहाँ पर देखें तो इसकी ये जो आप बीक देख रहे हो, ये जो बीक आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है कि ये रेप्टिलियन करैक्टर है, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो विंग क्ला है, ये जो आप लोग इसके फीदर देख रहे हो ना, इसके ऊपर ये वाली जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो विंग क्ला, ये जो इसके क्या है, क्लॉज हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये रेप्टिलियन है। और इसकी ये जो लॉन्ग टेल है, ठीक है ना, और इस लॉन्ग टेल के अंदर भी आप लोगों को क्या दिखते हैं, वर्टिब्रे दिख रहे हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रे
रे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारे पास किस तरह का जो है वो करेक्टर है, रेप्टिलियन करेक्टर है। तो एवोल्यूशनिस्ट को इससे जो है वो एविडेंस, तो एवोल्यूशनिस्ट इसको एविडेंस देकर कहते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है और एक जानदार दूसरे से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कहते थे कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा बना। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो आर्कियोप्टेरिक्स देख रहे हो ना, ये बर्ड और रेप्टिलियन दोनों की यहाँ पर क्या है, ये एवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर बना है। फिर हमारे पास तीसरा जो एविडेंस देते हैं एवोल्यूशनिस्ट, वो देते हैं एविडेंसेस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी के थ्रू यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर एविडेंस देने की ट्राई करते हैं। अब एनाटॉमी क्या होता है कि एनाटॉमी को अगर हम यहाँ पर देखें, एना का मतलब क्या होता है, एना का मतलब होता है पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट। और टॉमी किसको बोलते हैं, टू कट। अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो आप लोग लिख लें कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम अपार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर, यानी कि अगर हम क्या करें कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्रॉस सेक्ट करें और क्रॉस सेक्ट करने के बाद उनके इंटरनल ऑर्गन की जो स्टडी होती है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। अब देखो जी, जो एवोल्यूशनिस्ट थे वो मानते थे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट हुए हैं और फिर वो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से कोरिलेट करते थे। देखो कि फला ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो फला ऑर्गेनिज्म से मिलता है, इसी वजह से ये सारे के सारे जो हैं ये सेम है। अब सेम क्यों है, क्योंकि उनका हमारे पास जो ओरिजिन है वो सेम है, तभी उन्होंने जो है वो इसका एविडेंस जो है वो कहाँ से दिया है, एनाटॉमी से देना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब एनाटॉमी से हमें क्या सबूत मिलता है, देखो भाई, अब जब हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं तो हम जो है यहाँ पर दो चीज़ों को लेते हैं, दो तरह की ऑर्गन्स को लेते हैं। एक हम यहाँ पर क्या लेते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, एनालोगस ऑर्गन। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है यहाँ पर सेम। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन में क्या है कि ऑर्गन दैट हैव द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर हम उनका फंक्शन देखें तो वो क्या है, वो डिफर है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूँ कि अगर हम यहाँ पर देखें फॉर लिम्ब ऑफ द हॉर्स, क्या देखें हम, फॉर लिम्ब ऑफ हॉर्स देखें। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें विंग्स ऑफ बैट, ठीक है, विंग्स ऑफ बैट, और यहाँ पर अगर हम देखें आर्म ऑफ मैन, तो अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो ये तीनों की तीनों जो हमारे पास मैंने एग्जाम्पल दी हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी है, वो हमारे पास क्या है, फ्लीपर ऑफ वेल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों, सॉरी, ये चार जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी हैं, तो इनके अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पर उनका फंक्शन जो है वो डिफर है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सेम है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिमरस की, अगर हम अपने जो है वो बाजू की बात करें ना, ठीक है ना, ये जो हिमरस है, ठीक है, ये क्या होता है, ये इंसानों में जो है ये यहाँ पर क्या होता है, ये सेम होता है। ठीक है ना, अगर हिमरस जो है वो मैन के अंदर है तो इन सब के अंदर भी है, बाकियों के अंदर भी है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, रेडियस और अल्ना है। ठीक है, अब रेडियस और अल्ना अगर इंसानों में है तो यहाँ पर जो है, जो मैंने एग्जाम्पल बताई है यहाँ पर भी है। इसी तरह से ये जो कार्पल है, यहाँ पर जो हमारी कलाई की हड्डियाँ हैं, यहाँ पर अगर इंसानों में मिलती हैं तो बाकियों में भी हैं। ठीक है ना, इसी तरह से हमारे पास क्या है, मेटाकार्पल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है ये इंसानों में मिलती है, तो यहाँ पर भी ये जो बाकी ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल दी है मैंने, यहाँ पर भी मिलती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो ऐसे जानदार जो कि होमोलोगस ऑर्गन की वजह से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना, यानी कि जिनका क्या है कि स्ट्रक्चर तो डिफर है, लेकिन क्या है कि उनका फंक्शन सेम है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होमोलोगस ऑर्गन की वजह से इवॉल्व हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि क्या है कि अगर हम देखें कि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है ये कॉमन एंसेस्टर को क्या करती है, शेयर करती है। सपोज करो ये मेरे पास एंसेस्टर एक था, अब इसी एंसेस्टर से ये वाला ऑर्गेनिज्म भी बना, ये वाला ऑर्गेनिज्म भी बना, ये वाला ऑर्गेनिज्म भी बना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, हम इसको जो है वो नाम देते हैं। फिर आता है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन दैट हैव द सेम फंक्शन, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स, और दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, विंग्स ऑफ हनी बी।
अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, और वो क्या है, फ्लाई करना। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये कॉमन एंसेस्टर से नहीं बनते, तभी इनके स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर क्या है, ये मुख्तलिफ है, ठीक है ना। ऐसे टाइप की एवोल्यूशन को हम यहाँ पर बोलते हैं जी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि जिनके एंसेस्टर जो हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिफर हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, कुछ जो हमारे पास क्या है कि फंक्शन है वो यहाँ पर रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंसेस्टर फर्स्ट है और इससे क्या बना, सपोज कर लो यहाँ से बना बर्ड, और ये एंसेस्टर टू है और इससे बना हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़, इंसेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो डिफर हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कॉमन फंक्शन जो है यहाँ पर जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो पास्ट में फंक्शनल थे और अब क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गए हैं, ठीक है ना। इससे सवाल आता है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ भी चुका है। अब कौन कौन से ऑर्गन है जो इंसानों में जो है ये क्या है, वेस्टिजियल है, यानी कि ये नॉन फंक्शनल हो गए हैं, ठीक है ना। अबाउट यहाँ पर जो है ये 90 वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, 90, ठीक है। लेकिन इनमें से यहाँ पर जो है वो बुक्स में कुछ दिए गए हैं, आप लोगों ने इनको जो है वो याद रखना है। जैसे कि अपेंडिक्स है, ठीक है ना, ये भी क्या हो गया है, ये भी हमारे पास वेस्टिजियल हो गया। विजडम टूथ है, यानी कि जो हमारी अकल दाढ़ है, या कोसिक्स है, ठीक है ना, यानी कि जो टेल बोन है हमारी, जो हमारी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी लास्ट वाली जो हमारे पास बोन होती है, ठीक है ना, वो है। इसी तरह से बॉडी हेयर, इनका भी कोई खास एडेप्टिव रोल नहीं होता। इसी तरह से हमारे पास क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है इसका भी, और प्लीका सेमिल्यूनैरिस, ये भी हमारे पास क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। और गूस बम्प भी, इनका भी कोई खास रोल नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये इंसानों की बात की। अच्छा, दूसरे जो हमारे पास एनिमल है उनमें भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, आप लोग लिख लें अपने नोट्स में। जैसे कि पेल्विस एंड द लेग बोन ऑफ द स्नेक एंड द व्हेल। देखो, मैं आपको स्नेक की एग्जाम्पल पहले भी देकर आ चुकी हूँ कि जो हमारे पास स्नेक था ना, पहले उसके पास जो थी वो लेग्स थी, अब नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है, अब विदाउट लिम्ब है, ठीक है ना। इसी तरह से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन द कार्निवोर्स, ये दूसरी एग्जांपल है, इसको भी आप लोग लिख लें, यहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो है एविडेंस फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म को देखें तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं उनके एम्ब्रियो लेवल पर, या फिर हम यूँ कहेंगे डेवलपमेंट के दौरान जो है उनके हमें यहाँ पर जो है वो कुछ लेवल के ऊपर ना यहाँ पर सिमिलैरिटीज मिलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किस चीज़ की, कॉर्डेट की, ठीक है ना। कॉर्डेट की किस में एग्जाम्पल ले लेते हैं, नोटोकॉर्ड में, नोटो कॉर्ड के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, गिल्स स्लिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये किस में होते हैं, फिश और एम्फीबियन के अंदर होते हैं, तो ये सेम है हमारे पास, ठीक है ना। हम अपनी बात करें तो जो गिल्स होते हैं ना इंसानों में, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे मिडल एयर को हमारे थ्रॉट के साथ जो है ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट एनल टेल। ये भी क्या है कि एम्ब्रियो लेवल के ऊपर यहाँ पर इनमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं। अच्छा, इस एम्ब्रियोलॉजी में आप एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, हैकल बायोजेनेटिक लॉ, जिसमें उसने क्या बताया था, ओंटोलॉजी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, यानी कि हमारे पास ओंटोलॉजी किसको बोलते हैं, और यहाँ पे ओंटोलॉजी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओंटोजीनी है, ओंटोजीनी। अब इस ओंटोजीनी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंटल स्टेज। और फाइलोजेनी किसको बोलते हैं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी कि इसमें देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह से डेवलपमेंटल चेंज आता है। मतलब इसने बोला कि जब एक ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो लाइफ में होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, तो वो मुख्तलिफ शेप्स को क्या करता है, चेंज करता हुआ फिर अपनी फाइनल शेप को अटेन करता है। तो इसने क्या किया, इसने जो एम्ब्रियोलॉजी है इसको एज एन एवोल्यूशन लिया, और इसने यहाँ से जो है वो क्या दिए, अपने एविडेंसेस दिए। अब नेक्स्ट हमें जो एविडेंस मिलता है दैट इज़ द एविडेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले समझो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इट इज़ द कंसर्न विद द मॉलिक्यूल ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। अब एवोल्यूशनिस्ट जो है इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कैसे हमें जो है वो एविडेंस देते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज़ की, जेनेटिक कोड की हम यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड हमारे पास क्या होता है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
यहाँ पर क्या है जी, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, जेनेटिक कोड बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं AUG और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं TAC। तो ये जो आप लोग 3 की फॉर्म में एक यहाँ पर क्या देख रहे हो, न्यूक्लियोटाइड देख रहे हो, तो ये हमारे पास क्या एक जेनेटिक कोड है। और एक जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है, एक अमाइनो एसिड, ठीक है। यानी कि एक जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है ना, वो क्या करता है, एक अमाइनो एसिड को जो है यहाँ पर जो है ये बनाता है। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो जेनेटिक कोड इंसानों में है वो सेम बैक्टीरिया के अंदर है। अब उन्होंने फिर एग्जांपल दिया, बताओ भाई कैसे। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जेनेटिक कोड है AUG, ठीक है ना, ये किस में है, ये इंसानों में है। अब इंसानों में है तो इंसानों में ये कोई काम करता होगा ना कोई ये प्रोटीन बनाता होगा। यस, ये क्या करता है, ये मेथियोनीन बनाता है, ठीक है ना। फिर उसने उन्होंने कहा कि अगर AUG इंसानों में है और मेथियोनीन बनाता है तो यहाँ पर हमारे पास AUG को जब हमने कहाँ पे देखा, बैक्टीरिया के अंदर देखा, तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये क्या कर रहा था, ये मेथियोनीन को ही बना रहा था। इस बात को प्रूव करने के लिए ना फिर उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो ह्यूमन का हीमोग्लोबिन जीन लिया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो इंसानों का क्या लिया, हीमोग्लोबिन जीन लिया, ठीक है ना। और इस हीमोग्लोबिन जीन को यहाँ पर क्या किया, जो बैक्टीरिया था, ठीक है ना, बैक्टीरिया के किस में यहाँ पर पुट कर दिया, इस प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। इस कहाँ पे पुट कर दिया, प्लाज्मिड के अंदर पुट कर दिया। अब जब प्लाज्मिड के अंदर पुट किया तो बैक्टीरिया ने हीमोग्लोबिन बनाना स्टार्ट कर दी। देखो भाई, इंसानों में हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट है उसके RBCs पर, लेकिन बैक्टीरिया में RBC का कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये हीमोग्लोबिन बना रहा है। अब ये क्यों बना रहा है, क्योंकि जो डिकोडिंग मशीनरी इंसानों में है वही सेम बैक्टीरिया में है। इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड है, आपस में सेम है, इनका ओरिजिन आपस में सेम है, तभी इनकी क्या हो रही है, कोडिंग हो रही है। इसी तरह से फिर हमें कुछ और एग्जाम्पल भी मिलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी से। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमें मिलती है किस चीज़ की, साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम C की। अब ये जो है ना, ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कि सब ऑर्गेनिज्म में सेम है, जो कि ETC के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। एक हमारे पास ये एग्जांपल है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें और एविडेंस हमें क्या मिलता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, अगर हम देखें तो 20 अमाइनो एसिड होते हैं और यही क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड ये जो है ना, ये और ऑर्गेनिज्म में भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है कि कुछ एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी है, वो हमारे पास क्या है जी, वो है जी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल मिलती है। यहाँ पर उन्होंने जो है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि अगर कुछ बैक्टीरिया को हम क्या करें, कंटेनर में रखें, ठीक है, सपोज करो ये बैक्टीरिया, और यहाँ पर हम क्या डाल दें, यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडी डाल दें। सपोज करो ये एंटीबॉडी डाल दी हमने, तो इससे कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे और कुछ बच जाएंगे। अब जो बचे वो कैसे बचे, बिकॉज दे प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन थी फिर वो किस में चली गई, जेनेटिक मटेरियल में चली गई, जिससे चेंज आया, और यही चेंज क्या बना, एवोल्यूशन का जो है वो सबब बना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़, एविडेंसेस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। अब ये जो थ्योरम था ना, ये थ्योरम कब दिया गया, 1908 को दिया गया। और ये जो थ्योरम देने वाले थे ना, ये 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास जो था वो इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉडफ्रे हार्डी, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉडफ्रे हार्डी। और दूसरा हमारे पास क्या था, एक जर्मन फिजिशियन था, क्या था जी, जर्मन फिजिशियन था, ठीक है, और उसका नाम हमारे पास क्या था, विल्हेम वेनबर्ग। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से ना यहाँ पर थ्योरम दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम,
ठीक है ना। अब ये थ्योरम जो था ना, ये एवोल्यूशन में अपना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता था। ये जो थ्योरम था ना, ये मैथमेटिशियन पर डिपेंड करता था। अब इन दो साइंटिस्ट ने जो है इस थ्योरम में क्या काम किया था, इन्होंने जो है ये क्या किया था, इन्होंने जो है फ्रीक्वेंसी बताई थी, किसकी, जीनोटिपिक और अलीलिक फ्रीक्वेंसी। इन्होंने जो है सिर्फ ये चीज़ बताई थी, अलीलिक और जीनिक फ्रीक्वेंसी जो है इस थ्योरम में बताई थी, और इसको जो है यहाँ पर मैथमेटिकल यहाँ पर जो है वो प्रूफ करने की कोशिश की। यानी कि जीन की फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में कैसे होती है और कैसे चेंज होती है, इस पर बात की थी। अच्छा, हमारे पास ये जो थ्योरम है ना, इसको ला भी कहा जाता है, और ये है क्या कि इन अ पॉपुलेशन बोथ जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी एंड द अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज दे आर इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, कि उन्होंने बोला कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है ना, जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है या फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट होगी, तब तक कांस्टेंट होगी जब तक कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना आ जाए। ठीक है ना। अब हमारे पास डिस्टर्बिंग फैक्टर जो है ये क्या हो सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, नॉन रैंडम मैटिंग है, या फिर हमारे पास क्या है, जीन फ्लो है। अगर तो ये नहीं है तो हमारे पास क्या है कि ये दोनों सेम रहेंगे। अगर तो हमारे पास ये जो डिस्टर्बिंग फैक्टर हैं, अगर ये आ जाएं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर चेंज आ जाता है। बेसिकली हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है क्या, बेसिकली ये एक नॉन इवॉल्विंग मॉडल है, यानी कि ये थ्योरम बताता है कि पॉपुलेशन को इवॉल्व होने से रोका जा सकता है अगर कुछ फैक्टर को रोका जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया माइग्रेशन है, म्यूटेशन है, नॉन रैंडम मैटिंग है, नेचुरल सिलेक्शन है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो इसको रोका जा सकता है, सिवाय हमारे पास किस चीज़ के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और मियोसिस के। ये प्रोसेस जो है ये जीनिक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते। अब उन्होंने जो है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम ने जो है वो अपनी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स बताई थी। उन्होंने जो है वो जेनिक फ्रीक्वेंसी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी बताने के लिए कुछ फार्मूलाज दिए थे। पहले हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यहाँ पर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, उन्होंने एक इक्वेशन हमें ये दी थी जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ये कर रही थी एलिलिक फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी को बता रही थी। फिर उसने जो है ये दूसरा एक फार्मूला दिया था, वो क्या था, P प्लस क्यू का यहाँ पर उन्होंने जो है वो स्केयर दिया था, और उन्होंने भी कहा था कि ये भी किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कर रहा था जी जीनिक फ्रीक्वेंसी को जो है यहाँ पर जे डिनोट कर रहा था। अब P प्लस क्यू का स्केयर जो है हमारे पास ये क्या होता है, इसको अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर देखें, तो हम इसका जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। P का स्केयर प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं 2PQ प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं Q का स्केयर और इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारे का सारा आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि P क्या है, Q क्या है, ठीक है ना, 2PQ क्या क्या है, ये हम यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ये बता देती हूँ। जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पर जो कैपिटल P है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पर किसकी बताई गई है, डोमिनेंट अलील की। ठीक है, डोमिनेंट अलील की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बताई गई है। फिर हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास क्यू है, क्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है, ये रिसेसिव अलील की है। तो क्यू किसको डिनोट कर रहा है, रिसेसिव अलील को, पी किसको डिनोट कर रहा है, डोमिनेंट अलील को। ठीक है ना। फिर हमारे पास ये जो पी का स्केयर है, ठीक है ना, यहाँ पर जो आपने देखा ये जो पी का स्केयर है किसको शो कर रहा है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट अलील को। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील को जो है यहाँ पर ये जो है शो कर रहा है। फिर हमारे पास आता है जी क्यू का स्केयर। ठीक है ना। अब ये जो क्यू का स्केयर है ये किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि होमोजाइगस, यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, होमोजाइगस किसको जो है डिनोट कर रहा है, रिसेसिव को जो है यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है। फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पर हमारे पास क्या आता है पी क्यू। ठीक है ना, ये पी क्यू किसको शो कर रहा है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को, किसको, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को जो है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ सैम्पल थे जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी इक्वेशन को जो है यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल लिख लें। मैं आपको बता रही हूँ कि इन अ पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास डोमिनेंट अलील जो है वो क्या है, वो हमारे पास P है।
ठीक है। पी हमारे पास कितना है, वो है 0.7 एंड द रिसेसिव अलील जो है हमारे पास यानी कि जो हमें क्यू है ये भी दिया गया और वो हमारे पास क्या है 0.3% है। अब हमने क्या करना है, एज्यूमिंग द पॉपुलेशन इन द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर जो है ये दिया गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हमें जो है ये गिवन क्या है, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बताई उसमें हमें गिवन क्या है, हमें जो है पी गिवन है यानी कि डोमिनेंट अलील गिवन है और वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है जी 0.7%। और हमें जो है वो क्यू भी गिवन है, क्यू क्या है, रिसेसिव अलील, और वो कितना है हमारे पास 0.3%। अब हमने यहाँ पर जो है क्या करना है, इक्वेशन को पुट करना है। अब इक्वेशन को पुट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि जेनिक फ्रीक्वेंसी को मालूम करें तो हमारे पास उसका जो क्या है जी अलजेब्रिक फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जी होगा पी का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास 2p क्यू प्लस यहाँ पर क्या होगा क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। अब हम पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, p का स्क्वायर है और p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.7। तो अब हम क्या करेंगे, p का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0.7 को हम क्या करेंगे 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास 0.49 रहेगा। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है q का स्क्वायर है, ठीक है, q का स्क्वायर में हमें q की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, वो 0.3 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो कितना होगा 0.09, ठीक है ना। और फिर हमारे पास 2pq क्या है, ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 2pq, ठीक है ना। अब हमारे पास 2pq कैसे कि यहाँ हम 2 लिखेंगे, p की वैल्यू हमारे पास 0.7 है, q की वैल्यू हमारे पास 0.3 है। इसको जब हम करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.42 आएगा। अब हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास p की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास p की वैल्यू आई है जी 0.49, ठीक है। इसी तरह से 2pq की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 0.42 और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी q की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.09। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको जो है वो हम इसलिए निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर अब यहाँ पर इनकी परसेंटेज पूछी जाए तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास p की वैल्यू आई है, p का स्क्वायर हमने निकाला है ना, तो इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 0.49%, 0.49, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है कितनी है 0.49। तो यहाँ पर जब हम इसको परसेंटेज में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 49%। इसी तरह से क्यू है, ठीक है ना, 0.09 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9% और इसकी 0.42 है और तो इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी 42%। तो ये है हमारे पास के इसकी हम परसेंटेज भी इस तरह से जो है ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, चेंज इन दी जीन फ्रीक्वेंसी दैट अकर बाय चांस, यानी कि बाय चांस जो चेंज आता है वो हमारे पास क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये ज़्यादातर आप लोगों को जो है ना ये किस में दिखेगा, ये समाल पॉपुलेशन के अंदर आप लोगों को दिखता है, किस में दिखता है, समाल पॉपुलेशन के अंदर आप लोगों को जो है ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है लॉस ऑफ अलील होता है। अब यहाँ पर दो तरह के इफेक्ट हैं, एक को हम क्या कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरा हमारे पास क्या होता है फाउंडर इफेक्ट। अब बॉटल नेक इफेक्ट क्या है कि यहाँ से ना एमसीक्यूज जो है ये आ चुका है, सिंध में एमसीक्यूज यहाँ से जो है ये आ चुके हैं। और बॉटल नेक इफेक्ट क्या है कि लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर या कैटास्ट्रोफिज्म, यानी कि फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से यहाँ पर क्या हो कि कोई अलील किसी पॉपुलेशन से क्या हो जाए इलिमिनेट हो जाए, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो उसको हम यहाँ पर क्या बोले हैं, यहाँ पर हम उसको लेते हैं बॉटल नेक इफेक्ट के अंदर। फिर हमारे पास दूसरा जो इफेक्ट होता है दैट इज द हमारे पास क्या होता है फाउंडर इफेक्ट। इसमें हमारे पास अलील लॉस होता है किस वजह से, ड्यू टू माइग्रेशन और दी आइसोलेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हमारे पास क्या है कि इसमें कोई अलील जो है यहाँ पर लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक ग्रुप से चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि चाहे हमारे पास बॉटल नेक इफेक्ट हो या फाउंडर इफेक्ट हो, इसमें क्या है कि दोनों में अलील लॉस हो रहे हैं, लेकिन एक में जो है वो डिजास्टर की वजह से और दूसरा हमारे पास किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है जी माइग्रेशन की वजह से या फिर आइसोलेशन की वजह से।
ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आता है, इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ही हमारे पास एवोल्यूशन आता है, नई स्पीशीज बनती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो आता है दैट इज द स्पीशिएशन। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी कि नई स्पीशीज का बनना। इसमें हमारे पास ये जो नई स्पीशीज है ना, ये 3 तरीकों से बन सकती हैं, एक सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक एंड दी पैरापैट्रिक। तो वन बाय वन करके देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है, सिम्पैट्रिक। इसमें क्या है कि न्यू स्पीशीज बनती हैं बाय दी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब क्या कि क्या होगा कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊं, सपोज कर लो ये कोई एक एरिया है, ठीक है, और इसी ही एरिया में यहाँ पर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या था कि एक ग्रुप था जिसने क्या कर ली, आइसोलेशन कर ली, ठीक है ना। वो एक ही जगह पर रह रहे थे, ठीक है ना, वो सेम जियोग्राफिकल एरिया जो है वो यहाँ पर शेयर कर रहे थे, ठीक है ना। यानी कि एक ही जगह पर रहते हुए उनके कुछ ग्रुप्स में जो है वो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो हमारे पास क्या हुई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर आइसोलेशन हो गई, ठीक है ना। वो दूसरे ग्रुप से क्या कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो एक टाइम आएगा कि वो उसी जगह पर रहते हुए नई स्पीशीज में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, सिम्पैट्रिक हमारे पास स्पीशिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। इसमें क्या होता है कि नई स्पीशीज बनती हैं ड्यू टू द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है ना। अब क्या था कि यानी एक ही जगह पर रहते थे, अब वो अलहदा हो गए। सपोज कर लो जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पर अर्थ की एग्जांपल दी, पहले वो सेम थी, फिर ये कन्वर्ट हो गई, हमारे पास टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, पहले ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते थे, फिर ये जो है यहाँ पर क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि अर्थ भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। वो क्या है कि जो पहले एक ही इन्वायरमेंट में रहते थे अब डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने लग गए हैं, ठीक है ना। और इससे फिर क्या होगा कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते रहते फिर इनमें क्या होगा कि नई स्पीशीज यहाँ पर बनती चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि उनमें जोग्राफिकल आइसोलेशन जो है ये हो गया है, यानी उनमें जो है वो फिजिकल बैरियर आ गया। फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है, यहाँ पर सपोज कर लो समंदर आ गया है, पानी आ गया, ठीक है ना, जिससे वो फिजिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास न्यू जो स्पीशीज हैं वो बनती, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि डार्विन की फिंचेस में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुई थी कि उनकी बीक्स में यहाँ पर डिफरेंस देखा गया था। क्यों, ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से। फिर हमारे पास नेक्स्ट और थर्ड हमारे पास जो स्पीशिएशन बनती है वो कौन सी बनती है, ड्यू टू न्यू निश, और ये कौन सी होती है, पैरापैट्रिक स्पीशिएशन होती है, ठीक है ना। इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि नई स्पीशीज बनती है। अब ये कैसे बनती है कि सपोज कर लो कि पहले हमारे पास जो था, ठीक है, सपोज कर लो ये एक ही इन्वायरमेंट था। अब फिर क्या हुआ कि उसमें से हमारे पास जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे ना, उन्होंने क्या कर ली, अपना ही जो है वो क्या कर लिया, एक नया एरिया बना लिया, एक न्यू नीश बना ली, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि जिसके रिजल्ट में उनमें चेंज आना स्टार्ट हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गए, नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। तो ये था आज का हमारा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का। तो हमने जो है इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे अपना MCQ सीरीज़। होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे इजीली जो है वो कह सकते हो, लेकिन अगर समझ आ गया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।